यूपी प्री एग्जाम का आज अंतिम दिन था। 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग सबसे पहले हल करने जा रहे हैं। सभी लोग प्रॉपर एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते जाइए, एनालिसिस करते चलिए, मिलाते चलिए, लेवल समझते चलिए। बहुत ही काम आता है, पिछली तैयारियों से भी कनेक्टिविटी दिखती है और आगे के लिए भी आपको बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो पहला प्रश्न देखा जाए पहले शिफ्ट का। क्वेश्चन रेलगाड़ी का है कि 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 175 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है समान दिशा में। को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। ये देखिए वह रेलगाड़ी थी जो पहली वाली थी, जो चल रही थी। इसका ड्राइवर था और इसका गार्ड था। इसकी लेंथ 175 थी और ये इसी दिशा में जा रही थी। पीछे से एक रेलगाड़ी आई, देखिए इसका ड्राइवर है और इसका गार्ड है। इसकी जो लेंथ है 105 मीटर है। इसकी चाल देखो कितनी थी, 54 थी और इसकी चाल कितनी थी, 60 थी। करेक्ट है। पार करने में कह रहा कितना समय लगाएगी, कितना समय लगाएगी। इसके लिए हम लोग को समय लिखना है। समय जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को चलते हुए पार करे, वो भी समान दिशा में, तो पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा उनकी चालों का अंतर। यही करना है। लंबाइयाँ देखिए, पहली 105 है, दूसरी 175 है और आपको कन्फर्म है कि यह पार इसी वजह से कर पा रही है क्योंकि इसकी गति से ज़्यादा है। हाँ, ध्यान में इस बात को रखना है, यह किलोमीटर प्रति घंटे है, यह भी किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि लेंथ यहाँ पर आप देख रहे दोनों की मीटर है। तो हम लेंथ तो चलो हमने जोड़ भी लिया, देखिए आप जोड़ोगे 280 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तो मीटर में है। बट ये चालों का जब डिफरेंस आप करेंगे 60 और 54 का, तो 60-54 का डिफरेंस 6 होगा जो किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इस 6 को 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18 होगा, 5/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 5/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम देखिए जैसे 5/3 से भाग करेंगे, इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। ऊपर इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है, 280 हो रहा है। 280 हो रहा है, गुणे आप 3 कर दो, बटे 5 कर दो। 5 पचे 25, 5 छंगे 30, 3 से गुणा करिए, 3 छंगे 18 होता है और 3 पचे 15, 116, 168 सेकेंड आया। 168 सेकेंड है। इसको हमें मिनट और सेकंड में, क्योंककि कहीं पर डायरेक्ट इस तरह से सेकंड में प्रेजेंट नहीं किया है। हम सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है और इस कंडीशन में अगर हमने यहाँ पर 168 को 60 से भाग किया तो 60 दो बार जाएगा ना, 2 बार गया मतलब 2 मिनट आ गया और 2 मिनट के बाद अभी 48 बचेगा, 48 सेकेंड हो गया। तो 2 मिनट 48 सेकेंड लगेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन अगर आपने किया था तो सही उत्तर है। 2 मिनट 48 सेकेंड इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है कि पहली रेलगाड़ी इसको 2 मिनट 48 सेकेंड में चलकर पार कर लेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें, बंदूक वाले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, 2 बंदूकें चलाई जाती है। एक पोजीशन है, एक प्लेस है, यहीं से एक गन G1 है और एक गन G2 है। कैसे चलाई जाती है ध्यान से सुनिएगा। 9 मिनट के अंतराल पर से पहली गन चली है, 9 मिनट बीत गया, 9 मिनट बाद इसके बाद गन G2 को कंटिन्यू ट्रिगर उसका दबाया गया। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति है, पर्सन है, अब चाहे अभी कहा तो बताया नहीं कि उधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच जो देखिए गैप जो 9 मिनट का था, उसका जो गैप था उस पर्सन को कितने मिनट पे सुनाई पड़ता है, जबकि यहाँ पर रियलिटी में 9 मिनट का गैप है। मतलब आवाज़ आने का गैप 9 मिनट एग्जैक्टली होना चाहिए था, क्योंकि पहली वाले के बाद 9 मिनट बाद दूसरी वाली गन दबाई गई है, चलाई गई है। लेकिन इस व्यक्ति को 8 मिनट क्या लिखा है, 48 सेकेंड का डिफरेंस सुनाई पड़ता है। मतलब उतने के ड्यूरेशन में ही आवाज़ का गैप इसे सुनाई पड़ जाता है। मतलब इस पोजीशन से यह थोड़ा सा अर्ली रहा होगा, पहले रहा होगा। तो उस 9 से 8 48 का जो डिफरेंस है आपको साफ साफ कितना दिख गया है, 12 सेकेंड का। कैसे देखिए, 9 मिनट सही टाइम गैप था, लेकिन उसको 8 मिनट 48 सेकेंड में ही सुनाई पड़ता है। इसका मतलब वो थोड़ा सा उस डिस्टेंस से क्लोज रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप है उसे 12 सेकेंड का दिखा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि कह रहा उसे आवाज़ सुनाई कैसे पड़ती है, ध्वनि की स्पीड से। ध्वनि की जो गति है 330 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा गया वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल किलोमीटर प्रति घंटे की किस गति से वह आ रहा था। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दूरी उसने कितनी कवर करी इस 12 सेकेंड में, उसको समझिएगा। 12 सेकेंड तक की वह डिस्टेंस कवर किया होगा। किस स्पीड से, तो टाइम हो गया, किस स्पीड से बोलो, 330, जिस जो ध्वनि की स्पीड होगी उसी से 330 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, 330 गुणे 12 कर दो, 12 शून्य शून्य होता है, 12 3 36,
12 3 36 3 39, या ऐसे भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क की बात नहीं है, आप ऐसे भी रहने दिया करिए। मैं जब कहूँ इस तरह के प्रश्न कोई कैलकुलेशन का मतलब नहीं होता है तब तक जब तक फाइनल स्टेप पे हम आ ना जाए। 330 गुणे 12 मीटर पर सेकंड लिखा, तो यहीं पे इसको ऐसे रहने देते हैं, मतलब इतनी डिस्टेंस है अर्थात इतने मीटर है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िए, वह व्यक्ति उस स्थान पर किस गति से किस चाल से आ रहा है। स्पीड पूछा है, किस गति से किस स्पीड से आ रहा है, इतना लेंथ उसने कवर किया था और टाइम कितना लगा था, 12 सेकंड लगा था, ये हमको क्लियर हुआ। व्यक्ति की स्पीड निकालनी है तो यह जो टाइम गैप है, ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप का उपयोग करिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको चाल उसकी, इसको मान लीजिए यह टाइम है और यह डिस्टेंस है, स्पीड निकालना है तो आप इसी से इसको भाग कर दीजिए, क्योंकि यह मिनट और सेकंड दोनों में है, मिनट सेकंड दोनों में है, जो 8 मिनट 48 सेकंड है। तो आप जानते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 8 मिनट कितना हो जाएगा बताइए, 8 छंगे 48, 480 सेकंड हुआ। 480 में अगर 48 जोड़ देते हैं, 8 हुआ, 8 4 12, 528 सेकंड हुआ, 528 सेकंड हुआ। 528 से हम लोग भाग कर देंगे, 528 सेकंड से भाग करेंगे, बट हमें गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये अपने पास वैल्यू हो गई 330 गुणे 12 है, बटे 528 है, गुणे आप समझ लो ये मीटर पर सेकंड है, 18/5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर यह किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो पाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है प्रॉपर, थोड़ा क्या पूरा सॉल्व करना होगा और अच्छे से करना होगा, तभी हो पाएगा। 4 तियाँ 12 होता है, 4 1 के 4, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 होता है, 132 हो गया है। देखिए फिर से देखिए, 6 3 18 होता है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 हो गया है। 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33, 30 हो गया है, करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 15 बार 30 होता है, 5 तियाँ 15 होता है, 3 तियाँ 9 त्रिक 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 27 किलोमीटर प्रति घंटे। प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट हल इस प्रश्न का आपके सामने है, सही उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए 77 डन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो क्वेश्चन अगला दिया है आपको, एक गांव में 60% परिवारों, शायद मैंने किसी सेट में कराया था, मुझे याद है, के पास एक गाय है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर शब्द अलग तरीके से लिए जाते हैं। मैंने उस समय शब्द लिया था कि ऐसे गांव के रईस लोग होते हैं, रईस, उनके गांव के रईस कौन होते हैं पता है, जिनके पास भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, मतलब ज़्यादा वो जानवर होते हैं जो उन्हें बहुत ही फ़ायदा देते हैं, दूध देते हैं, इस तरह के ना। 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास, प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने गाय और भैंस के हिसाब से इसको बना दिया। हमने कहा देखिए गाय मतलब सिंपली लिखते हैं, गाय 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 होती है, गाय माता होती हैं, भैंस लिखा हमने। ठीक है, कहा कि 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास क्या है, एक जो है भैंस है, 15% परिवारों के पास दोनों हैं, गाय भैंस दोनों हैं। अब ऐसा हमसे पूछा इस प्रश्न में क्या है, गांव में अगर कुल 960 परिवार रहते हैं तो पूछा कितने परिवारों के पास, या देखिए गाय या भैंस नहीं है, जिनके पास नहीं, पहले तो आप बताओ कितने लोग के पास गाय या भैंस कोई ना कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ है। इसके लिए जैसे अगर 60 से 15 घटा दे तो केवल गाय जिसके पास है वो 45% लोग हैं, केवल भैंस जिसके पास है वो 15% लोग हैं। गाय या भैंस में से कोई एक या दोनों जिनके पास है 15 15 30 45 75% हो गया। जिनके पास कोई ना कोई एक पालतू जानवर है गाय या भैंस में, अब जिनके पास नहीं होगा वो 25% है, 25% के पास कोई भी जानवर नहीं है। 25% 1/4 होता है, कुल संख्या 960 है, उसका 1/4 कर दीजिए। 960 गुणे 1 जब 4 करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, 4 चौके 16, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेन डायग्राम तो आपने देखा ही उपयोग में रहा है, तो ये अच्छा प्रश्न आपने तैयार किया। अगले प्रश्न देखिएगा, एक डेयरी वाला क्या करता है, ध्यान समझिएगा, प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है। वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को ₹8 प्रति लीटर की दर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात क्या है। देखिए लाभ दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सबसे पहले उसने दूध खरीदने के लिए जो लागत लगाई है वो लागत प्रति लीटर के हिसाब से 6.4 रुपये पर लीटर के हिसाब से लगाई है। दूध में फिर पानी मिलाया और मिलाने के बाद उसने जो विक्रय किया है वो है 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किया है, 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किया है।
इस पूरी प्रक्रिया में उसे 37.5% का लाभ होता है। 37.5% का लाभ होने का मतलब जो उसकी कुल लागत है, ध्यान दीजिएगा, कुल लागत वो उसकी हो जाएगी। अगर इस आधार पे चलिए, देखिए 37.5% का लाभ कब होगा? 37.5% का लाभ तब होगा जब हम इसको अगर पहले भिन्न में लिखे 3/8। इसका अर्थ है कि अगर हमने कुल लागत लगाई 8 और हमें कुल प्राप्त हो कितना बताओ? कुल विक्रय, जो कुल विक्रय है वो 11 का हो जाए। कितने का? 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, तब तो जाके हमें 37.5 का लाभ होगा। प्रश्न पूछा हमसे, तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात क्या होगा? मतलब कितना दूध था, कितना पानी था। समझिए, एक बात आप बताइए, अगर हम ये सोच ले जैसे क्या कि कुल लागत हमारी 8 है, कुल विक्रय हमको 11 प्राप्त हुआ है। जब हम खरीद रहे थे तो उस समय रेट क्या था? 6.4 पर लीटर था। तो 1 लीटर का रेट अगर इतना था तो हमने कितने लीटर दूध खरीदे थे? इसके लिए हमने 8 को 6.4 से डिवाइड कर दिया। जब हमने बेचा तो उस समय हमको दूध पानी कंबाइंड होकर कितना मिला है बताइए? दूध पानी कंबाइंड होकर, भाई क्योंकि ये 8 रुपये प्रति लीटर दूध और पानी मिलाकर हमने बेचा है, तो हमने कितनी मात्रा बेची है इसको कंफर्म करिए। भाई आप इसको जानो कि ये रेट है, ये क्या है? ये दोनों ऊपर वाले इधर वाले रेट हैं और एक कुल लागत है, कुल विक्रय है। जब हम कुल लागत को कुल विक्रय से रेट से डिवाइड करते हैं तो जाकर मात्रा प्राप्त होती है। जब उसने खरीदा था तो केवल दूध मिला था, उसके बाद उसने पानी मिलाया, तो अभी जब हम मात्रा निकालेंगे कुल विक्रय की तो हम दूध पानी दोनों कंबाइन करके निकालेंगे। देखिए क्या निकल कर आएगा? 11 बटे आप क्या कर दो? 8 कर दो। अब इससे रेशियो एक थोड़ा सेट कर लो, तो इससे देखिए हम कंफर्म कर देते हैं। इधर 8 गुणे 8 हो गया और इधर 6.4 गुणे 11 हो गया, करेक्ट है। अभी यहाँ से क्या कर देते हैं? 8 से डिवाइड कर दे, 0.8 हो गया, ठीक है। दशमलव हटा दे, एक शून्य बढ़ जाएगा, मतलब 10 से गुणा हो जाएगा। 8 से कट ही जाएगा, 10 से 11, मतलब इस बात को समझिए। मतलब यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि 10 लीटर दूध था, लेकिन हमने दूध और पानी मिलाकर कितना बेचा है? 11। 10 लीटर केवल दूध था और दूध और पानी हमने मिलाकर कितना बेचा है? 11। मतलब ये देखिए ध्यान से, केवल मिल्क है, ये केवल मिल्क है, बट ये मिल्क प्लस वाटर है। मिल्क प्लस क्या है? वाटर है। और हमसे पूछा है कि दूध में पानी का दूध से अनुपात क्या है? तो पहले पानी फिर दूध, तो पहले पानी फिर दूध, तो पानी अपना कितना होगा आप खुद ही सोच लीजिए। 11 में 10 लीटर तो अगर दूध ही है तो 1 लीटर क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। तो 1:10 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग यहाँ पर बी ऑप्शन में देख रहे हैं, करेक्ट हल इस प्रश्न का बन रहा है। तो बढ़िया प्रश्न था, थोड़ा सा ठीक ठाक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, आप लोग तैयार कर लो। 79 का राइट सोल्यूशन 1:10 है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए करेक्ट हल माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीधा बोला था 135 है, 171 है, 192 है। यस, ये पूछ रहा है सिंपल, इसका मासा क्या होगा? मासा देखिए इसका कैसे निकलता है। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। इन संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है? 10 है। 10 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 से जो डिवाइड होगा उसके अंत में 0 जरूर होगा। अगला नंबर 9 है। 9 से मैंने देखा 5 3 8 1 9, ए कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, तो 9 भी यहाँ पर मासा नहीं होगा। 8 से कोई संख्या तभी कटती है जब वह संख्या 2 4 से कटती है, तो 8 से तो ए, मतलब 8 2 16 ए कट जाएगा, बाकी कोई 8 से नहीं कटेगा। ले देकर अपने पास अब बचा 3। 3 से मैंने चेक किया, 5 3 8 1 9 कट जाएगा, 3 से 7 2 9 कट जाएगा, 9 2 11 1 12 कट जाएगा। मतलब इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन माना जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब इस प्रश्न को भी लिखने में गलती की गई है, पता नहीं किस हिसाब से पेपर कल से जनरेट हो रहा है कि कल भी आपने देखा गलतियां और इधर भी आज देख रहे हैं कि टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक बहुत सारी हो रही है। प्रश्न को पढ़िए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550, 728 से विभाजित करने पर समान शेषफल आए। मतलब पहली चीज तो अगर ऐसा जैसे इसने कहा उस हिसाब से हम करने जाए तो हमको संख्या सोचनी है, इससे विभाजित करूं, इससे विभाजित करूं, इससे विभाजित करूं तो समान शेषफल आए, तो नियमतः छोटे तो वो लोग हो ही नहीं सकते हैं। तो ये प्रश्न गलत हो गया पहली चीज उस हिसाब से। अब प्रश्न को मैं जब सही करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स डिवाइडेड बाई। अब अंग्रेजी में भी गया तो वही चीज लिखा जो हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं होनी चाहिए जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हम उस नंबर को बड़ा से बड़ा पता करना चाहते हैं जिसको अगर हम प्रत्येक दी गई संख्याओं से डिवाइड करें और शेषफल कितना आए,
प्रत्येक दशा में समान आए। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कभी भी अगर किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल वही रह जाता है। जैसे कभी अगर आप 5 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 ही रह जाएगा। अगर इसके वर्डिंग के हिसाब से हम चले तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को ले लीजिए। 222 को ले लीजिए, अगर हम 222 को ले रहे हैं, 222 को 310 से भाग करिए तो 222 ही शेषफल आएगा। 550 से भाग करिए 222 ही शेषफल आएगा। 720 से भाग करिए 222 ही शेषफल आएगा। उस हिसाब से अगर जाते हैं तो फिलहाल अब ऐसे तो भाई हमने कभी आज तक प्रश्न नहीं देखा है। अब हम थोड़ा सा उसकी तरह चलते हैं जो इसका सही स्वरूप होता है। आप इसको थोड़ा अच्छे से रियलाइज कर लेना। अब उस तरह से चलते हैं जो इसका सही स्वरूप होता है। और सही स्वरूप क्या है ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे नहीं जो मतलब जिसके द्वारा, संख्या के द्वारा मतलब जिससे, जिसे नहीं होना चाहिए, जिससे 310, 550 और 728 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। अगर वहां पर ऐसे लिखा होता तब तो बात कुछ और आती। जिससे मतलब यहां पर शब्द होना चाहिए जिससे 310, 550 और 728 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। अगर ऐसा होता तब तो चलो ठीक है, समझ में आता। अब उस तरह से प्रश्न हम लोगों ने कैसे हल किया था? समान शेषफल के अंतर निकाला जाता है प्रत्येक का। 0 आया, 5 से 1 4 आया, 5 से 3 2 आया, इसका डिफरेंस किया 0, 12 से 5 7 होता है और यहाँ पर 6 से 5 1 होता है। इसका डिफरेंस किया 0 हुआ, 2 से 1 1 होता है, 7 से 3 4 होता है, 410। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए, 170, 240 और 410। ठीक है, 410। हमें इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना चाहिए। एचसीएफ वह संख्या होगी जो इन तीनों को काट देगी। इसका मतलब वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी जिससे इन लोगों को विभाजित करूँ तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। तो फिलहाल तो अभी एचसीएफ अगर सोचो तो एचसीएफ इनमें से ना तो 212 होगा, ना 222 होगा, ना 22 ही होगा, ना 22 ही होगा, ले देकर एचसीएफ 2 होगा। लेकिन पता चला एचसीएफ 2 अगर इनको काट देगा तो एचसीएफ 2 इन सभी को भी काट देगा। तो उस केसेस में प्रत्येक का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न को हम डाउट की कैटेगरी में रखेंगे। अभी इसमें हम कैसे उत्तर, क्या 222 मानकर चल रहे हैं कि 2 मानकर चल रहे हैं, इसको लेकर के एक डाउट का प्रश्न बनता है। आप लोगों ने भी हल किया होगा तो आप प्लीज़ हमें बताना कि कहाँ पर आपको क्या समझ में बातें आ रही। जो मुझे समझ में आया मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए, 81 डन होता है। 82 आते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए तो आसान है। 335 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंभे को और क्या कहते हैं पेड़ को, अगर ऐसी स्थितियों को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 335 मीटर है। उसने 18 सेकंड में किसी एक खंभे को पार किया है। उसकी स्पीड निकालनी है तो उसी की लंबाई 335 जो है डिवाइड बाई 18 कर दो। मीटर पर सेकंड आया लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो आप 18/5 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 से खत्म ही हो जाएगा। 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की स्पीड होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो सही उत्तर है 82 का। राइट सोल्यूशन कितना है बताइए? 67 है, 67 है। अगला प्रश्न देखिएगा। 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में कर लेते हैं। 64 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम पर लगाना चाहिए ताकि उस काम को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके? 120, देखिए यही फार्मूला MDH वाला फार्मूला, इसमें 2-3 प्रश्न आपको दिया है। 120 व्यक्ति होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 16 दिनों में कर लेते हैं। मैन पावर, टाइम में भी घंटे और दिन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 64 व्यक्ति हों, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि काम को करने में 15 दिन लग जाए? तो हमें यहाँ पर केवल घंटे निकालने हैं। कैसे हल करा? देखिए आराम से। 16 चौके 64 होता है, करेक्ट है। 15 चौके 60 होता है, 60 दूना 120 होता है, 2 छंगे 12, 12 घंटे लगेगा। 12 घंटे अगर वो प्रतिदिन काम करे 64 व्यक्ति तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 15 दिनों के भीतर वो लोग पूर्ण कर लेंगे। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 12 घंटे सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक बेईमान दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न होते हैं वो भी देखिए बन के आए हैं। बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम भैया जितने में खरीदे हैं उतने में ही सामान को बेच रहे हैं, और इस बात की वह प्रूफ भी हमको दे दिया कि देखो भाई हमने थोक विक्रेता से इतने में खरीदा था, लिस्ट दिखा दिया और कहा कि हमने इतने में ही आपको दे दिया। हम तो बड़े खुश हो गए।
लेकिन जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि हमारा जो 1 किलोग्राम था वह केवल 960 ही ग्राम था। मतलब उसने हमें 1 किलोग्राम बोल करके 960 ग्राम वजन का सामान पकड़ा दिया। इसका मतलब है उसने चीटिंग करी है तौल में चीटिंग करी है। जिस सामान को उसने 960 ग्राम के बदले दाम दिया होगा, उसी सामान पर हमसे 1000 ग्राम के बदले वह दाम ले रहा है। मतलब सामान की मात्रा उस समय अगर हम 1000 ग्राम माने और सामान का रेट भी अगर हम 1000 रुपये माने, तो उसने हमसे कहा था कि हम इतने में ही दे देंगे। हम तो बड़े खुश हो गए कि चलो जितने में उसने खरीदा खुद में है उतने में हमको सामान दे रहा है, और हमने 1 ग्राम का रेट 1 रुपये माना है इस समय। अब उसने हमको 960 ही ग्राम दिया, अर्थात 960 ही रुपये वाला सामान हमको दिया। 960 वाला सामान 1000 बताकर वह 1000 में हमको बेच रहा है। करेक्ट। खत्म किया। 4 से 24 बार, 4 से 25 बार। 24 का सामान 25 में दे रहा है, 1 का बेनिफिट है 24 पर। 1 गुणे 100 बटे आप 24 कर दो, ठीक है। 4 छंगे 24 होता है, 4 25 बार, 6 चौके 24, 4 से ही 1/6% का लाभ उसे हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 4 से ही 1/6% करेक्ट हल माना जाएगा। आई बात समझ में। 84 डन होता है। आइए 85 पर। किराने वाले को क्रमशः 15 किलो और 20 किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि जो रेट हो ना वो 16.5 रुपये प्रति किलो वाली दालों का मिश्रण प्राप्त। बहुत आसान सा प्रश्न बन गया। ऐसा शायद 23 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि 15 किलो वाली एक दाल है और दूसरी 20 किलो वाली दाल है, किस रेशियो में मिलाएं कि जो उनका रेट हो, यहाँ विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है, कि 16.5 का रेट बन जाए। सीधा एलिगेशन लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 15 में 1.5 जुड़ेगा तो 16.5 होगा, और 16.5 में 3.5 जुड़ेगा तो 20 होगा। 3.5 दशमलव हटा दीजिए, 5 या 15 होता है, 5 7 35, 7:3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी में होगा। मतलब इसका 7 भाग मिलाइए, इसका 3 भाग मिलाइए, तो जाकर रेट 16.5 आपका बनकर आएगा। 85। अगला प्रश्न देखिएगा। 7 पुरुष होते हैं या 10 महिलाएं होती हैं, चाहे 7 पुरुष मिलाओ या 10 महिलाएं मिलाओ, 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार वो लोग बना सकते हैं। फिर वही मैंने कहा ना, MDH वाला सूत्र लगेगा, लेकिन विमेन भी उपयोग में आया। 600 मीटर की दीवार बनाने में 16 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 7 पुरुष का काम 10 महिलाओं के काम के बराबर है, क्योंकि चाहे 7 पुरुष हो या 10 महिलाएं हो, 10 दिन लगेगा, 100 मीटर की दीवार लोग बना लेंगे। तो 7 पुरुषों का काम 10 महिलाओं के काम के बराबर है। इसका मतलब पुरुष और महिला की क्षमता अगर देखो तो 10:7 है। इसका मतलब एक यूनिट एकांक समय में यदि पुरुष 10 काम करेगा तो महिलाएं 7 काम करेंगी। अब आइए प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हमने कहा 7 पुरुष, अब चाहे इसमें देखो 7 पुरुष ले लो या 10 महिला ले लो, किसी से भी चलिए प्रश्न हल हो जाएगा। हमने कहा 7 पुरुष जिस काम को 10 दिनों में करते थे, जिस काम को नहीं 100 मीटर दीवार को, काम की मात्रा हमेशा नीचे होती है, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2 R2, उसी का उपयोग कर रहे हैं। अब इसी काम को हमें करवाने के लिए 14 पुरुष चाहिए और 20 महिलाएं चाहिए। 20 महिलाएं चाहिए। काम को करना कितने समय में हमको है ये नहीं पता, यही पता करना है। काम है कितना, 6 गुना है। वहाँ 100 दीवार थी, 100 मीटर दीवार थी, तभी 600 मीटर दीवार हो गई। तो देखिए 6 गुना आपको दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है। 6 चाहे तो डायरेक्ट अभी गुणा कर दीजिए। एक पुरुष का काम बताओ, एक पुरुष एक दिन में 10 काम करता है, तो 7 गुणे 10 कर दीजिए। एक पुरुष अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 14 दहम में 140 होगा, और एक महिला अगर 7 काम करती है तो 20 सत्ते 140 होगा। 280 कर दीजिए, गुणे D कर दीजिए, बटे आपका 6 कर दीजिए। करेक्ट है। अब चलिए सोल्यूशन पर आइए। ये शून्य देखिए खत्म कर दिया। 7 चौके 28 होता है, 4 कर दिया। 2 दूना 4 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 तियाँ 15। जितना आसानी से आप कर लो, अगर मेरा लंबा हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 15 दिन में कार्य अपना पूर्ण हो जाएगा। अगर इस कंडीशंस में काम होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 15 दिनों में कार्य आपका पूर्ण होता दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक बिल्डर देखिए किस्त वाला प्रश्न है। 2550 रुपये उधार लेता है, लोन लेता है एक प्रकार से, और कहता है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत में 4% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वह भुगतान कर देगा। तो उसकी क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। कॉन्सेप्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न हर शिफ्ट में आया है। ऐसे जब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हो तो 4% जो वैल्यू है उसको 1/25 बनाइए। यहाँ वह लोन ली गई राशि रखिए और यहाँ पर वह किस्त बनाइए।
अब देखिए किस्त का मतलब है किस्त सहित ब्याज है, मतलब ब्याज सहित किस्त है, ऐसे बोलिए। मतलब कहा कि अगर 25 रुपये लोन लिया था तो ब्याज सहित किस्त बनेगा 26। अगली बार 25 का वर्ग करिए 625 हुआ, 26 का करिए 676 हुआ। अब ऐसी कंडीशन में पहला काम करिए कि किस्त की वैल्यू बराबर करिए, वो बराबर ही होती है हर बार। तो यहाँ भी अगर हम 26 से गुणा कर दें तो दोनों तरफ 676 देखिए हो गया, दोनों किस्त मतलब 676 की हो गई। लेकिन ये 26 का जो एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लिकेशन किया है इधर भी करना होगा तो 650 होगा। 650 625 लोन ली गई राशि आपकी 1275 हो गई। ठीक है, लोन ली गई राशि कितनी हो गई? 1275 हो गई। 1275 की तुलना तुरंत किससे कर दीजिए? जो लोन लिया है आपने 2550 से, और आपको निकालना क्या है? किस्त की राशि जो 676 है। 676 तुलना में ये देखिए तुरंत हल हो जाएगा। 2 बार सीधा सीधा जा रहा है, 2 से गुणा करिए, 2 छंगे 12, 2 सते 14 1 15, 2 छंगे 12 1 13, 1352 रुपये यहाँ पर क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, यह प्रश्न आपका डन होता है। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि मतलब अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट कहेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI, मतलब उसने मिश्रधन भी पूछा है और ब्याज भी पूछा है। आराम से कर लीजिए। 3% की दर है, 3% को 3/100 लिख दें। यस, यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, समझ में आया होगा। 100 का मान 103 हो गया, और 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 वर्ष की बात है। ठीक है, फिर 103 करिए। अब यहाँ से हमको कन्फर्म है कि 10,000 हमारा प्रिंसिपल है यदि, तो जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वह 103 का वर्ग करिए। 100 के ऊपर 3 है तो 103 में 3 जोड़ा तो 106 हुआ, 3 का वर्ग 9, 2 अंकों में लिख दिया, 10609 हो गया। करेक्ट है? तो साफ साफ प्रिंसिपल तो 10,000 था, यहाँ भी 10,000 है। 10,000 से अगर 10609 हो रहा है तो यही अमाउंट है, यही अमाउंट है क्योंकि यही प्रिंसिपल है। अब अगर CI निकालना है तो घटा दीजिए, 609 CI हो गया। तो हमको अमाउंट भी तो रखना था, तो 10609 है और साथ साथ 609 है, मतलब यह अमाउंट है या CI है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, करेक्ट हल है। चलिए समझ में आ गई बात है, तो क्लियर हो गया। 88 नंबर आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर बन रहा है। अगले प्रश्न पर आइए, इस प्रश्न को पढ़िएगा। इस पर भी देखिए रिटन मिस्टेक है, लिखा गलत गया है। अगर गलती से सोचकर चलेंगे तो गलत उत्तर आएगा। पढ़िए प्रश्न क्या है। एक खुदरा विक्रेता है जो रिटेलर फुटकर विक्रेता कहलाता है, अपने सामान को 150% पर अंकित करता है। 150% पर अंकित करता है। अब यहीं पर अगर हम 150% की बात, भाई ये तो चलो अमाउंट ज़्यादा है ही है। कैसे? क्योंकि अगर इसका अर्थ क्या बोला, उसने अपने दाम को 1.5 गुना कर दिया। 150% पर अंकित करने का मतलब 1.5 गुना कर दिया, या मैं कह दूं कि 50% बढ़ाकर अंकित किया। तो इस हिंदी वाले रीडिंग जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम पढ़कर चलते हैं तो मेरे दिमाग में यही है, उसने कोई सामान खरीदा और उसने जो अंकित किया ऐसे कि 100 के सामान को 150 अंकित कर दिया। फिर अगली स्थिति क्या है, और ग्राहक को 40% की छूट दिया। 40% इस पर अगर छूट देगा, भाई यहाँ पर तो 50% हम मानेंगे कि 50% की वृद्धि हो रही है। 40% की जब हम छूट पर जाएंगे, 40% की छूट पर जाएंगे, देखिए 40% इसका क्या होगा, 15 चौके 60, 60 रुपये होगा। 60 अगर कम करेंगे तो 90 हो गया। मतलब एक प्रकार से 100 में खरीदा, 150 बताया, 90 में बेचा। अब प्रश्न में अगर हमको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 1600 है, तो मैंने इसकी तुलना अगर 1600 से करी तो 2 जीरो खत्म हो गए। 16 का 9 से गुणा, 16 9 144, 1440 हुआ। चेक कर रहा, कहीं है ही नहीं। दिमाग में टेंशन आया, हमने कहा यार हम तो कर तो सही रहे, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया कि चलो नीचे पढ़ते हैं। नीचे जब पढ़ा तो रिटेलर मार्क्सअप का मतलब होता है अंकित, अधिक अंकित किया, बढ़ाकर अंकित किया। अ गुड्स बाई 150%, मतलब उसने वस्तु के दाम को 150% बढ़ाकर अंकित किया। अब ये अलग बात हो गई। इसका मतलब है कि 100 का सामान अगर था तो उसने 150% बढ़ाया है। हिंदी वाले जो किए होंगे पढ़ करके वो गलत किए होंगे, उनका उत्तर मिला नहीं होगा। फिर दिमाग अगर लगाए होंगे तो मतलब समय बर्बाद हुआ होगा इनकी राइटिंग से, इनके लिखने के पैटर्न से। 150 बढ़ाएंगे तो भैया 250 होगा अंकित मूल्य। और इसके बाद इस पर अगर हम 40% की छूट दें तो इसका 40% मतलब मतलब एक प्रकार से 250 का 40% आप करिए तो 25 चौके 100, मतलब 100 रुपये हो जाएगा ना। तो इसका जब हम 40% करेंगे तो 40% मतलब 25 चौके 100, अर्थात यह 100 रुपये कम होगा। तो 100 रुपये कम होने का मतलब 150 हो जाएगा। स्थिति हो गई 100 में खरीद कर हमने 150 में बेचा है। और क्रय मूल्य देखो कितना दिया है, यहाँ पर पढ़िए 1600 रुपये क्रय मूल्य दिया है। हमेशा में हमको फाइन क्या करना था, अंकित मूल्य ही पूछा हमसे, फाइन क्या करना था, विक्रय मूल्य ही पूछा था।
तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे तो 150 का मान कैसे कंपेयर्ड होगा, 0 0 खत्म हो गया। 16 का गुणा हमने 150 से कर दिया, जब किया तो शून्य, 15 छक्के 90, 15 के 15 9 24, 2400 रुपये उसका विक्रय मूल्य आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही चीज़ है, अगर हम लोग लिखने पर जाएंगे, जो स्टेटमेंट हिंदी में लिखे उसके आधार पर तो हमारा गलत ही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जा करके सही आप कर पाएंगे। अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट सही था, हिंदी वाला स्टेटमेंट यहाँ गलत था, समय बर्बाद होता है, तो सही है। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों ने सही है, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा किसका सही है किसका गलत है। बाकी उत्तर इसका 2400 माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब उसने 480 में बेचा तो 10% की हानि, इस तरह के पैटर्न तो लगातार बने हैं। उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा ले। 480 में बेचने पर 10% की हानि, जैसे लागत है 100%, अगर 10% की हानि है इसका मतलब 90% है। 90% का मान हम लोग को दिया है 480, हमको चाहिए क्या बताइए, हमको चाहिए 20% का लाभ। 20% का लाभ चाहिए। अब 20% का लाभ का मतलब 120% चाहिए। अब 120% का मान क्या होगा, क्योंकि आपको 90% का मान दिया है और 120% का मान हमसे पूछ रहा है, तो तुलना करिए, प्रश्न हल हो जाएगा। 30 या 90 होता है, 30 चौके होता है, 3 से डिवाइड करिए 160 होगा, 160 को 4 से गुणा करिए, 16 चौके 64 होता है। 640 रुपये में अगर वह बेचेगा तब जाकर के उसे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो सही प्रश्न था और सही से आपने इसका सोल्यूशन भी कर लिया, तो 90 नंबर आपका सही होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो भी गया होगा, इस प्रश्न के बारे में आप सीख गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। ठीक है, एक कार्यशाला है जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, उनका कंप्लीट जो औसत वेतन है 8500 है। 7 श्रमिकों का औसत वेतन 10,000 है, उसमें 7 लोगों का औसत वेतन 10,000 है, और शेष का जो बचे हैं उनका औसत मासिक वेतन 7,800 है। तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है कि कार्यशाला में कुल कितने श्रमिक थे, ये हमको बताना है। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग चाहे तो ट्रेडिशनल जा सकते हैं, नहीं तो एलिगेशन से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए, जो सुनिए, एक कंप्लीट है, ये पूरे जितने भी वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चाहे 7 हो 6 हो, जो भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, उन कंप्लीट का एवरेज जो मासिक वेतन है वो 8500 है। उनमें से 7 का मासिक वेतन 10,000 था, और जो बचे थे, बचे कितने थे हमको कंफर्म नहीं, शेष कितने हैं मुझे जानकारी नहीं है। शेष का मासिक वेतन 7,800 है, और कंप्लीट अगर सोचा जाए तो उस कार्यशाला के सभी श्रमिकों का मासिक वेतन 8,500 है। एलिगेशन करना है, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट क्या करिए, 2 0 2 0 2 0 खत्म कर दीजिए, अब एलिगेशन करिए, अच्छा हो जाएगा। 100 से 85 निकाले 15, और 78 से अगर हम 85 का डिफरेंस करते हैं तो 78 7 85 होता, 7 हो गया। 7 अनुपाते 15 का अनुपात होगा, और 7 देखिए एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो 15 इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात इधर मजदूर कितने होने चाहिए थे, 15। टोटल की बात करिए, 15 और 7 जोड़ दीजिए, कितने होंगे, 22। अर्थात वहाँ कुल मजदूरों की संख्या देखो, सी ऑप्शन होनी चाहिए, 22 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्लियर कर लीजिए, 91 डन होता है। अगले प्रश्न पर आइए। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बहुत कम संख्याएं हैं और सम संख्या है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि सम संख्या बीच की 2 संख्याओं का औसत होती है बेसिकली। और इसे नियम एक और होता है कि कभी भी अगर क्रमागत संख्याओं के औसत की बात किया जाए तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है, जो आपका क्रमागत संख्या का औसत माना जाता है। लेकिन अब पहली संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सम संख्या है तो पहली n है, अगली n+2 है, अगली n+4 है, अगली n+6 है, अगली n+8 है, ठीक है, और अगली n+10 है। तो कुल मिला के 6 ही तो संख्या थी। अब इन दोनों देखा जाए तो 2 इधर 2 इधर, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों का औसत रहा होगा 183। अब इन दोनों का औसत का मतलब इनका जोड़ बटा 2, तो 2n + 10 हो गया। बटा 2 करने का मतलब 2 से गुणा करिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3 हुआ, 366 हुआ। 10 घटा दीजिए तो 2n = कितना हो गया, 10 घटा तो 356 हो गया। n बराबर 2 1 के 2 हुआ, 2 7 14, 2 8 16, 178 हो गया। n ही तो सबसे छोटी संख्या है, यह 178 हो गई। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल 178 है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
तो देख लीजिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा छोटा जो भी पूछ ले हम लोग कर सकते हैं। कई मतलब अलग अलग तरह से दिमाग लगा सकते हैं, बहुत समय नहीं लग रहा होगा। जितने लोग थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाए होंगे उत्तर इसका ओरल आपने बता दिया होगा। 92 आपका डन होता है। अगला देखिएगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 था। बहुत बार कराया गया ऐसे प्रश्नों को। आय है कितना बताएं, 10:6। हमने इसको ट्रेडिशनल भी कराया था, हमने क्रिस क्रॉस मेथड लगाकर कराया था। जिस मर्जी जिस मेथड से आप कर लो प्रश्न का हल हो जाएगा। उनके व्यय का अनुपात, देखो व्यय का अनुपात क्या था, 18:10 था। ठीक है, वे क्रमशः 5200 और 3600 की बचत करते हैं। आप सबको पता है बचत को व्यय में जोड़ दे आय, आय में से व्यय घटा दे बचत, आय में से बचत घटा दे तो व्यय, एक ही बात होती है। तो उनके जो वे क्रमशः 5200 और 3600 की बचत करते हैं। ये 5200 है और 3600 है, करेक्ट है, वो बचत करते हैं। तो हमसे पूछा उनकी आय क्या है, उनकी आय क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शंस पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 10 से पहला नंबर और 6 से अंतिम संख्या लगभग सब में कट रहा है, उससे हम बहुत डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अगर किसी ने किया होगा तो आय अगर 10x है, दूसरे की 6x है, वह 5200 निकाल दे और वह 3600 निकाल दे, बराबर 18 और 10 का रेशियो बनेगा। सॉर्ट आउट करके कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होगा कि प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। एक क्रिस क्रॉस मेथड हम लोग लगा सकते थे इसमें। देखिए कैसे, इसका इससे गुणा करें 100 हुआ, इसका इसका करें 800, 18 छक्के 108 हुआ, इसका इससे करें, इसमें भी 2 जीरो हटा के रखे रहिए। 18 छक्के 108 होता है, कैरी 10, 18 तिया 54, 54 10 कितना होता है 64। इसका 10 से गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं, 520 होगा। इनका डिफरेंस करिए और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस तो स्पष्ट है 8 है। इसमें से देखिए 8 हुआ, 4 से 2 2 हुआ, 6 से 5 1 हुआ, 128 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का मान कितना है, 128 है। 1 का मान कितना होगा, 8 1 के 8, 8 छंगे 48, 16 8 128 होता है। आय पूछा है तो पहले व्यक्ति की आय 10 है, 10 है, 10 बराबर 160 है। अभी आपको दिक्कत समझ में आ रही है, वो भी क्लियर हो जाएगा। 6 बराबर आपका 16 छक्के 96, लेकिन पहले से हम 2 जीरो हटा चुके थे, तो 2 जीरो लगा दे, मतलब 100 से गुणा कर दे। 16,000 और 9600, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 16,000 और 9600 दोनों व्यक्तियों की आय थी। अपने हिसाब से आप जैसा कर पाइए उस हिसाब से इस प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने क्लियर किया होगा, स्पष्ट किया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये प्रश्न बढ़िया था, कई बार डिस्कस हुआ है तो, और आप लोगों ने किया भी होगा। किस्त के दोनों प्रश्न आए थे इसमें, मतलब उधर चक्रवृद्धि ब्याज का था तो साधारण ब्याज का भी प्रश्न आया था। 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। जब साधारण ब्याज की बात होती है तो अगर हम पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, जो किस्तें हैं उसको 100 मान लें। साधारण ब्याज में दर भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और उसमें बहुत अपडेट नहीं होता, सतत का कोई रोल नहीं होता। पहली अगर हमारी 100 की किस्त है, बैंक अगली बार हमारी उस किस्त को 112 कंसीडर करेगी। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर कितनी है, 12%। हम भले ही हर बार 100 देते हैं, लेकिन बैंक समझती है कि यह पैसा हमारे पास 12% के हिसाब से एक महीने, एक साल का ब्याज हमको देगा, अगली बार हमको 24 का ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से जो हम देय राशि की बात कर रहे हैं वह राशि हमारी कितनी बन जा रही है, 100 प्लस 112 प्लस 124 जुड़ करके 336 हो गया। ये देय राशि 336 की तुलना आप कर दो 10,920 से, और आपको निकालना क्या है, किस्त, समान किस्त 100, इसका मान हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, देखिए कितना बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा और 0.5 होगा। ठीक है, या 35, देखिए एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए आप सभी लोग हल करके। जैसे इसको हम काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, थोड़ा 4 से ही डिवाइड करके देखिए। 4 8 32 होता है, 4 चौके 16 हुआ, 4 दूना 8 होता है, 2 9, 4 7 28 होता है, 4 तिया 12, 0 हो गया। अभी देख लीजिए किससे कट रहा है। जैसे इसको सोचिए तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, नहीं 12 से तो नहीं कटेगा, हाँ 7 से देख लीजिएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 6, हाँ 7 से कटेगा। 7 12 बार होता है, 7 त्रिक 21 6 3, 7 9 63, 0 हो गया। अभी देख लीजिए, अभी भी यह 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 होता है, 3 1 के 3, 3 तिया 9, 0 होता है। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 65 हो जाएगा, करेक्ट है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 50 हो गया, 50 का इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो 65 गुणे आपके सामने कितना आ जाएगा, 50। शून्य हुआ, 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 3250 होगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिया है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। जितना जल्दी आप काट लो उतना ही बेहतर है। अब जितना स्टेप्स मैंने लगाए हैं, जरूरी नहीं हो सकता आप मेरे से भी तेज आप कर लो, जल्दी से आप उत्तर बता लो,
लेकिन सिंसियरिटी दिखाइए, गलती मत करिए, क्योंकि थोड़े थोड़े भी चीज़ों में गलत हो जाता है तो बहुत ही बाद में पछतावा होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को, 94 रन होता है। अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए, प्रश्न आपको मैंने उस पर कराया था, पिछला भी जो आपने कल का सत्र देखा होगा उसमें मैंने एक सिलेंडर का था, शायद सिलेंडर को हम वर्टिकल काट रहे थे तो आयत बन रहा था, तो ऐसा ही प्रश्न जनरल हुआ था। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल से काटा जाता है। एक शंकु है, देखिए ये है शंकु का बेस सर्कुलर होता है। अगर उसके आधार के समानांतर हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, देखिए ऐसे काटा हमने, तो फिर उस समतल के एक तरफ बने शंकु को हटा दिया जाता है। यहाँ से जैसे बना, इस शंकु को बाहर निकाल दिया। समतल के दूसरी तरफ जो नया भाग बचा, मतलब ये जो बचा हमारे पास इस समतल से, उसे क्या कहेंगे? सबको पता है शंकु का मतलब ये जो बाल्टी की तरह बनता है, मैंने उस पर डिस्कस किया था, क्योंकि उसने हमसे क्रॉस सेक्शन की बात नहीं करी है। उसने हमसे ये कहा है कि जो रीजन बनकर आया है, जो ऑब्जेक्ट बनकर आया है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? ये पक्का एक बाल्टी है, बाल्टी को हम छिन्नक कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहलाता है। जो बना है अपने ऊपर का भाग जो कट के निकला वो शंकु है, जो निकला है वो शंकु है। क्रॉस सेक्शन सर्कल है, क्रॉस सेक्शन तो पूछा नहीं था। जो बचा है वो छिन्नक है। क्या है? छिन्नक है, जिसे हम लोग फ्रैक्टम कहते हैं, अंग्रेजी में छिन्नक कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर छिन्नक होगा, शंकु का छिन्नक। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक आम की कीमत, ध्यान दीजिएगा, एक आम की कीमत ₹8 प्रत्येक है, अर्थात एक आम का दाम 8 रुपये है, और एक अमरूद की कीमत 6 रुपये है, अर्थात एक अमरूद का दाम 6 रुपये है। एक महिला इन फलों पर कुल 52 रुपये का खर्च करती है, टोटल 52 रुपये। तो हमसे पूछा गया उसने कितने आम और अमरूद खरीदे। अब इसके लिए कुछ नहीं करिए, ऑप्शन लगाइए। पहला आम होगा, लिखा भी है। अगर आम पहला ऑप्शन लेकर चलता हूँ तो 5 गुणे 8 करें प्लस 1 गुणे 6 करें, 40 से 46 होगा, तो पहला तो काट दीजिए। दूसरे पर आइए, बी ऑप्शन को देखा, देखिए 5 गुणे हम 8 करें प्लस 2 गुणे हम 6 करें, तो 5 चट्ठे 40 होता है, 2 छंगे 12, 52 रुपये आ गया। तो इसमें हमें और जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन, मतलब 5 आम उस महिला ने खरीदा होगा 40 रुपये में, और 2 छंगे 12 रुपये में अमरूद खरीदा होगा, तो कुल मिला के 52 रुपये खर्च हो गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन, लॉजिकल था, शब्द स्टेटमेंट बेस्ड था। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। 3 कंटेनर हैं जिसमें पीला, सफ़ेद और काला 120 कंचा रखा गया है। पीला, ध्यान दीजिएगा, पीला, सफ़ेद और काला 3 प्रकार के हमारे पास कंचे हैं, और उन कंचों की संख्या 120 है। अनुपात में चीज़ों को सेट किया गया है। प्रश्न को पढ़िए तो क्लियर होगा। सफ़ेद और पीले कंटेनरों में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। कह रहा है सफ़ेद और पीला मिला दीजिए तो काले की तुलना में डबल कंचे हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। अगर अनुपात सेट कर दिया तो प्रश्न हल करना आसान होगा। आप लिखो, देखो ऐसे मैं भी क्लियर कर देता हूँ। पीला, सफ़ेद और काला, पीला, सफ़ेद और काला, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। प्रश्न जैसे लिखा है, इसमें जो अंतिम स्टेटमेंट है वो सबसे बेहतर इफेक्टिव है और इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या, लास्ट स्टेटमेंट देखिए, काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। काले में पीले की तुलना में डबल है, अर्थात पीले में अगर 1 है तो काले में 2 है। आगे बढ़ता हूँ। सफ़ेद और पीला, हमसे कहा सफ़ेद और पीला अगर हम मिला दें तो काले की तुलना में दुगने कंचे हैं। तो अगर काला मेरा 2 है तो सफ़ेद और पीले को 4 होना चाहिए। अगर 4 होना चाहिए तो पक्का यह सफ़ेद 3 हो जाएगा। तो एक तरह से इन तीनों का रेशियो बन गया है, 1 3 और 2 का 1 3, अर्थात अगर 1 पीला तो 2 काला 3 सफ़ेद, इस प्रकार से हमारे पास है। और सबकी संख्या बोलो कितना है, 120। पूछा क्या है, सफ़ेद, तो 3 1 4 4 2 6 कर दीजिए। अनुपाती पदों को जोड़कर 6 बराबर 120 करें, 1 बराबर 20 होगा। पूछा कौन सा है, सफ़ेद। सफ़ेद कौन है, 3 है। 3 20 यहाँ 60 होता है। 60 अगर कहीं है तो सही उत्तर है सफ़ेद कंटेनर, सफ़ेद कंचे अपने पास कुल 60 है। तो 60 लास्ट ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट सोल्यूशन बन रहा है। एकदम सही प्रश्न आपने हल कर लिया है। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है। ये वही प्रश्न है जैसे हम लोग बंदर की उछल कूद एक नहीं पढ़ते, एक बंदर एक पहले खंबे पे चढ़ता है, कुछ छलांग लगाता है, फिर कुछ खिसक कर नीचे चला आता है। ऐसा ही प्रश्न है। एक पर्वतारोही है, प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है। 1 घंटा जैसे हम शुरू किया, उसने अपनी चढ़ान को किसी एक, मतलब पर्वतारोही आप जानते हैं पर्वत पर चढ़ते हैं, बहुत सारे पर्वतारोही का नाम आप जानते भी होंगे। क्या करता है कि वह 30 फीट ऊपर चढ़ता है 1 घंटे में, फिर आराम के लिए रुकता है थोड़ी देर, फिर जब अगले घंटे की शुरुआत करता है तो फिर से वह चढ़ाई जैसे शुरू करने लगता है, वह 20 फीट नीचे चला आता है।
मतलब शुरुआत जैसे उसने किया 30 फीट चढ़ा, लेकिन अगली यात्रा मतलब अगले जंप से पहले, जंप मतलब चढ़ना, तो वह 20 फीट नीचे चला आता है। मतलब अपनी वास्तविक स्थिति उसकी जो 30 फीट की चढ़ाई थी वह एकदम डिस्टर्ब होकर 10 ही फीट रह जाती है। मतलब वह 1 घंटे में केवल 10 ही फीट चढ़ पाता है। फिर वह शुरू करता है और फिर इस हिसाब से वह कंटिन्यू 30 फीट चढ़ता होगा, फिर 20 फीट नीचे खिसक जाता होगा। यही स्थिति, जैसे देखिए खंभा, मान लीजिए पर्वत था जो कि 120 फीट लंबा था, यहाँ से यहाँ तक, ये वो पर्वतारोही था। और वह क्या किया कि उसने 8 बजे से एक यात्रा एक पर्वत पर चढ़ने की शुरू करी, 8 AM पर। प्रश्न को लिखा है, देखिए यदि 8 बजे उसने अपनी चढ़ाई को प्रारंभ किया था तो अब पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय में पहुंचेगा, कितने बजे पहुंचेगा, यही प्रश्न था। तो उसने पहले घंटे क्या किया होगा बताइए, 1 घंटा बीता होगा, 30 फीट की यात्रा उसने करी, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद उसने क्या किया पता है, फिर उसने क्या किया होगा कि यहाँ से जो है जैसे चढ़ान शुरू किया होगा तुरंत वह डिस्टर्ब होकर फिर से नीचे चला आया होगा 20 फीट, और अब उसकी ओरिजिनल स्थिति केवल 10 फीट है। अर्थात वह 1 घंटे में 10 ही फीट ऊपर चढ़ पाता है। 1 घंटे में 10 फीट चढ़ पाता है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप एक बात समझना, जैसे जब अंतिम उछाल होगा, अंतिम जंप होगा, जब वह 30 फीट चढ़ जाएगा तो वहां से वह उतरे, मतलब वो चढ़ गया, झंडा लगा दिया, फिर रुक जाए, फिर अब नीचे भी चलाए तो कोई फर्क नहीं। मतलब उसकी वह एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप जो सबसे लॉन्ग जंप है 30 फीट, उस 30 को इससे घटा दीजिए, मतलब वह पोजीशन होगी 90 फीट। ऐसी पोजीशन पर आप पहुंचिए जहां से वह जंप करके 30 फीट अगर जंप करे तो सीधा एकदम एग्जैक्ट एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच पाए। तो हमने जैसे 30 निकाल दिया, 30 निकालने के बाद यह पोजीशन कितनी हो गई, 90 हो गई। अब सोचो 1 घंटे में अगर वह 10 फीट जाता है तो 90 फीट जाने के लिए उसे कितने घंटे लगाने पड़ेंगे, 9 घंटे। 9 घंटे यहां पर लगा, लेकिन उसके बाद सोचिएगा क्या है, उसके बाद फिर 1 घंटा लगेगा और वह 30 फीट की हाइट को कवर कर लेगा। अर्थात इस फ्लैग पर, अगर यहाँ फ्लैग था तो वहां पर एग्जैक्टली पहुंच जाए। अब वह खिसक जाए, गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह पहुंच तो गया ना 10 ही घंटे में। इसका मतलब कुल 10 घंटे का वक्त लगेगा। अगर उसने अपनी यात्रा को 8 बजे से शुरू किया था, प्रारंभ किया था सुबह के 8 बजे, तो 10 घंटे का मतलब अगर 12 घंटे लगता तो 8 बजे रात होता। लेकिन अभी क्या है कि वह केवल 10 ही घंटे लगा रहा है, तो 2 घंटे कम कर दो 8 में, तो 6 बजे शाम तक वह क्या करेगा, उस पर्वत के एक्सट्रीम पोजीशन अर्थात झंडे तक पहुंच पाएगा। तो शाम के 6 बजे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए थोड़ा सा जो प्रश्न पूछा गया था ऐसा ही पिछले पेट में पूछा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत स्टैंडर्ड था। ये बहुत आसान है, इसमें कोई तालिका का उपयोग है, बस केवल देखने में DI लग रही है, लेकिन है एकदम चाल, मतलब सॉरी चाल बोल रहा हूँ, यह प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्रश्न है। तालिका का अध्ययन कीजिए और R का मूल्य ज्ञात करो। R का मूल्य देखो, ये R है। R का मतलब यहाँ पर लाभ हानि का परसेंटेज है। जैसे कोई वस्तु को 12,600 में खरीदा गया, बाकी से कोई मतलब भी नहीं, देखने में केवल टफ लग रहा है। इसी वस्तु को 12,600 में खरीदा गया, 20% बढ़ाकर अंकित किया गया और 10% की छूट देकर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कोई एक जनरेट हुआ होगा और उस विक्रय मूल्य से उसे डिसाइड करना है कि कितना बेनिफिट, कितना फायदा नुकसान हुआ है। वो भी वैल्यू में नहीं, अगर वैल्यू में पूछा जाता तो इसका उपयोग था, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। कैसे, किसी वस्तु के दाम को पहले 20% बढ़ाया, 20% की क्या किया, वृद्धि किया, 20% की वृद्धि किया मतलब बढ़ाकर अंकित किया और ग्राहक को 10% की छूट देकर बेचा। तो आप सबको कन्फर्म है, सतत का नियम लगेगा। कैसे, चाहे 100 से लेकर चलिए, 100 से 20% बढ़ा दीजिए। अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं तो 120 हो गया, और 120 में फिर हम अगर 10% की छूट दे रहे हैं तो 10% निकालिए, 12 कम होगा, 108 होगा। मतलब 100 का सामान 108 में बिक रहा है, तो 8% का फायदा दुकानदार को होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और 8% होगा। थोड़ा और डिस्टर्ब कर सकता था प्रश्न, लेकिन ठीक ही है, जैसा किया 8%। अगर हम सतत के हिसाब से जाते तो 20 माइनस 10 A माइनस B माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। देखिए 2 जीरो गए, 20 से 10 निकला 10, 10 में से 2 निकला, 8% का लाभ है। तो 8% का लाभ ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूं कि एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। इन सब का कोई यूज ही नहीं है, सिंपली आंसर आपको 8% का लाभ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये देखिए आपको लाइन डायग्राम दिया था, देखने में खूब डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं इस प्रश्न में भी। कैसे, सुनिएगा। एक स्कूल में हर 2 महीने में आवधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अप्रैल 2001 में से मार्च 2000 तक के शैक्षणिक सत्र के दौरान
का एक छात्र इन आवधिक परीक्षाओं में से प्रत्येक में उपस्थित हुआ। नीचे दिया गया रेखा ग्राफ प्रत्येक आवधिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है। ठीक है, प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल अंक 500 है, अर्थात हर जगह पर पूर्णांक कितना है 500। यहाँ भी 500 था, यहाँ भी 500 था, यहाँ भी 500 था। जो परीक्षाएं अलग अलग सत्र में होती हैं, जो महीने में होती है, अप्रैल में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर में, फरवरी में जो होती हैं, उन सभी का पूर्णांक कितना होता है 500। पूर्णांक हर बार 500 होता है। अब एक छात्र कैसे अंक कैसे अर्जित करता है ध्यान दीजिएगा। उसने जैसे अप्रैल 2001 में 360 अंक प्राप्त किया, जून में 365 प्राप्त किया, अगस्त में 370, अक्टूबर में 385, दिसंबर में 400 और फरवरी में 405 अंक अर्जित किया। बढ़ता गया ग्राफ, अच्छा लगता है देख करके। कह रहा अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001 की आवधिक परीक्षाओं में मिलाकर छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो उसका प्रतिशत अंक क्या है। सबसे पहले अक्टूबर 2001 देखिए कितना ए है, इसका अंक कितना है बताइए। सॉरी, अगस्त पहले था ना, अगस्त का अंक कितना था 370। अगस्त 2001 में उस बच्चे का नंबर 370 था। अक्टूबर 2001 में उस बच्चे का नंबर था 385। ठीक है, जोड़ दिया तो यहां पर क्या होगा बताइए। 5 हुआ, 8 7 15 हुआ, 3 3 6 1 7 हुआ। 755 कुल अंक प्राप्त हुआ है। कितना 755 कुल अंक प्राप्त हुआ है। अब हमको ये बताना है कि भाई पूर्णांक दोनों का देखा जाए तो 500 और 500 मिलकर कितना है 1000। हम इसको कैसे करें, 755 गुणे 100 कर दें बटे आप 1000 कर दें। करेक्ट है, 2 जीरो चला गया। 755 को 10 से भाग करें, 75.5% अंक उसको प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो 75.5% इज द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, जो देख लीजिए। बाकी इसमें आसान था, थोड़ा देखने में केवल कंफ्यूजन था, बाकी प्रश्न ठीक था, इजी था। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका होता है। अगले प्रश्न पर आइए। एक आदमी की औसत चाल क्या है। औसत चाल सबको पता होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी, मतलब कुल कितनी दूरी तय होती है, बटा कुल लगा समय। ठीक है, कुल लगा समय। अक्सर प्रश्न में दूरी और समय नहीं देता है, लेकिन इस प्रश्न में दूरी ही समय दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन किया है क्रिएट। जैसे 2 शहरों के बीच की यात्रा करता है और कह रहा है कि पूरी यात्रा का 60% वह 45 मिनट में और शेष दूरी को 55 मिनट में तय करता है, जो बची दूरी होती है। जहां शहरों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अगर स्थान ए स्थान बी 2 शहरों के बीच की दूरी है जो 80 किलोमीटर है, अब मुझे इसका 60% 40% निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे इसका 60 और 40 निकालने की नीड नहीं है। मुझे देखना है कि पहली 60%, मतलब पहली दूरी जो 60% की थी उसको 45 मिनट में तय किया है और दूसरी दूरी को 55 मिनट में तय किया है। तो हमको तो डिस्टेंस इस फार्मूले का उपयोग करना है। कुल दूरी कितनी तय होती है 80, और कुल समय कितना लगता है बोलिए 55 मिनट और 45 मिनट मिलकर के कितना होता है 100। ये मिनट है, ध्यान दीजिएगा, ये मिनट है और यह किलोमीटर है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। बस मिनट को आपको घंटे में लिखना है। तो 60 से, भाई देखो ऐसे आप सबको पता है कि 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। अगर हम इस मिनट को घंटे में तो बटे 60 करेंगे। बटे 60 का मतलब 48 गुणे 60 हो गया, बटा 100 हो गया। 2 जीरो खत्म हो गए। 48 किलोमीटर, सॉरी 80 था, नॉट 48, गलत सोचिए मत सोचिएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको देखिए कहाँ दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है। अर्थात ओरल था, मतलब ऐसा बहुत टफ नहीं था। केवल 60% देखो कोई उपयोग ही नहीं है, केवल कुछ डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए हर प्रश्न में देता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखिए क्या है, इसको समझिए। एक त्रिभुज, अभी देखिए 2D का प्रश्न पूछा है इसमें, लेकिन बहुत मतलब ऐसा नहीं बहुत परेशान करेगा, तुलनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज ऐसे PQR है। देखिए ध्यान से क्या कहा है, प्रश्न पढ़िएगा। भुजा QR की लंबाई PQ की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। PR की लंबाई भुजा PQ की लंबाई से 14 सेंटीमीटर ज्यादा है। परिधि, परिधि मतलब परिमाप होता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। PQ प्लस QR प्लस PR, ये तीनों भुजाओं का जोड़ है 55 है, अर्थात परिधि अर्थात परिमाप दिया है। तो PQR की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आइए करते हैं क्रिएट। कह रहा है पढ़िए, QR की लंबाई PQ की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। PQ की लंबाई के दुगुने से, किसकी लंबाई, QR की। अगर हम PQ की लंबाई n ले लेते हैं तो QR की लंबाई PQ की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। भुजा PR की लंबाई
PQ की लंबाई से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है, PQ से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये हो गया, रिलेशन बन गया। तीनों लेंथ को जोड़िए, n 2n और 3n, मतलब n 2n मतलब 4n हो गया। 14 में से 3 निकाल दो, 11 हो गया, बराबर 55 कर दे तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और n बराबर 11 हो जाएगा। 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का करेक्ट हल 11 सेंटीमीटर है, जो सही उत्तर के रूप में बन रहा है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। 139 नंबर था, प्रश्न आसान था, कोई खास नहीं था। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं और कोई छोटा नहीं हो सकता भाई, 14 बढ़ेगा, इसमें 2 गुना से 3 घटेगा, तो कुल मिला के सबसे स्मॉलेस्ट 11 ही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाई चार्ट का प्रश्न था, देखिए क्या है। 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में दिए गए पाई चार्ट का परीक्षण करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या है प्रश्न, पढ़िएगा। यहाँ पर राज्य डी द्वारा, प्रश्न को देखो, इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण क्या है। राज्य डी द्वारा, डी हमारा देखिए कौन सा है, डी मतलब जो डॉटेड है, डी यहाँ पर है 190, करेक्ट है। इसका केंद्रीय कोण बताना है क्या है। कोई डिग्री तो दिया नहीं है, या परसेंटेज की हम उसको परसेंटेज को डिग्री में लगा दे, नहीं। हमको पता चला जो इस्पात है, जो राज्य डी है, राज्य डी है ना, देखिए राज्य डी है, यही वाला है डी। इसमें जो इस्पात का उत्पादन है कुल 190 है। किसमें है, अमाउंट जो जिसे में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल देखिए टोटल अगर हम बात करें, कुल उत्पादन की बात करें, जब भी कभी आपको जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है गुणे 100 बटे टोटल होता है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है गुणे 360 बटे टोटल। तो टोटल देखो कितना है, टोटल देखिए 190 2 10 आपका 400 हो गया, 4 2 6 6 50 हो गया, 7 50 80, 8 5 13, 9 30, सॉरी 8 30, 8 30 में अगर एक 70 जोड़ा 1000 है, कुल 1000 हो गया, जोड़ दिया। अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, परसेंट में करना होता है गुणे 100 बटे टोटल करते, डिग्री में करना है 190 गुणे 100, 100 फिर देखो लिखा, परसेंट में नहीं थोड़ी करना है, हमें डिग्री में लिखना है, 360 बटा 1000 कर दो, ठीक है। 2 जीरो देखो ऐसे ही चले गए, 19 का गुणा 19 छक्के, 19 छक्के 114 की 4 हासिल 11, 19 त्रिक 57, 57 10 67 1 68, 684 बटे 10 है, तो 68.4 डिग्री, 68.4 डिग्री इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 68.4 डिग्री बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ध्यान से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आशा करता हूं समझ में ये भी आपको आ गया होगा। करेक्ट है, 142 हो गया। परसेंटेज का प्रश्न देखो, चलो पहली बार ऐसा एक आया है। 4200 का 30% मतलब 3/10, 2400 का 35% मतलब 5 सते 35, 5 बिसाम में 100, 4200 का x% मतलब x बटे 100। अब एक काम कर सकते हो, चाहे तो सबके नीचे 100 लगाकर सबको खत्म कर सकते हो। कैसे, अगर हम 5 से गुणा कर दें, भाई ए भी कर सकते हो, बाकी तरीके भी हैं। जैसे देखो ऐसे 2 जीरो ऐसे ही खत्म कर दो, क्या जाता है, 100 खत्म कर दो 120 हो जाएगा, ये भी ठीक ही है। ऐसे ही खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करिए 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 चौके 1260 हुआ, 12 सते 84 840 होगा, बराबर 42 इंटू एक्स है, जोड़िए 12 8 20, 2100 हो जाएगा। 2100 बराबर 42 एक्स है, 42 से काट दीजिए, ठीक है, 42 से काटिए कितना हुआ 5, 50 आ जाएगा। 50 आया, 50% इसके 50%, भाई 4200 का वैसे भी आधा 2100 होता है, तो 50% ही होता है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। ये आपका अगला प्रश्न है, वो भी पाई चार्ट का है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा समझिएगा, थोड़ा सा शब्दों से कंफ्यूज किया गया है। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 42,500 है तो चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, परिवार का व्यय, अब ध्यान सुनिएगा, परिवार का व्यय हमको भोजन का, मकान किराया, मनोरंजन, बाल शिक्षा, चिकित्सा, भविष्य निधि सब दिया है। यदि कह रहा बाल शिक्षा और के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती, मतलब जैसे कहा कि जो बाल शिक्षा का पैसा ऐसा होता है परिवार में, जो अलग अलग खर्च होते हैं, जब बजट नहीं होता तो कहते भाई हटा दो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हटा दो। अगर कुल इनकम हमारी 42,500 है, हमने सोचा चलो बाल शिक्षा हटा देते हैं और मकान का किराया हटा देते हैं। तो अगर हम बाल शिक्षा की बात करें तो 23% है, मकान का किराया 18% है, जोड़ा दोनों को तो 41% आएगा। अगर 41% हटा दें 100 में, क्योंकि कुल खर्चा तो कुल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन 100 का ही माना जा रहा है, 59% आपका खर्च अभी भी होगा। प्रश्न क्या ही बोला ना, परिवार की कुल मासिक आय रहती है, फिर कितनी रहती है,
ये हमको बताना है। क्लियर? तो हमने क्या किया, 59% निकाला, 59 बटे हमने 100 कर दिया, गुणे 42,500 है, 2 जीरो चले गए, 59 का 425 से गुणा किया तो अंत में 5 आएगा। देखिए अंत में 5 आएगा, 9 बचे 45, और एक ही ऑप्शन है जहां पर अंत में 5 है, और वो आपका पहला ऑप्शन, अर्थात जब प्रोडक्ट करेंगे इसका तो 25,075 होगा। 25,075 सॉरी 25,000, ध्यान दीजिएगा हमने ज़्यादा लिख दिया, 25,075 होगा इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। इस प्रश्न का करेक्ट हल 25,075 है। सभी लोग इसको अच्छे से देख लें। थोड़ा सा डाउट लोगों को बनता, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो कहीं ऐसी नहीं है कि कोई इस प्रकार की गलती है, और यह आपका कंफर्म हो गया। तो यही इतने प्रश्न थे जो शिफ्ट 1 के थे, अभी हम शिफ्ट 2 का भी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग यूपीपी री एग्जाम का 31 अगस्त का शिफ्ट 2 जो है उसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। मतलब जो बच्चों की संख्या नहीं हो सकती उसकी बात करना है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जनरेट करिए। लिखा है लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। अगर लड़कियां 1 है तो लड़के 3 हैं। अनुपाती मान यहाँ पर 3 और 1 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंबाइंड इनका योग होना चाहिए वो 4 है। इसका मतलब है कि जो संख्या होगी, संख्या कोई धन तो है नहीं कि वह डेसिमल में भी हो जाए, 4 से कटने वाली होनी चाहिए। ठीक है, 4 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या यहाँ पर उनका योग हो सकती है। तो 40 भी कटता है 4 से, 20 भी कटता है, 24 भी कटता है, केवल 22 नहीं कटता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 22 हो जाएगा। अगर आपने 22 लगाया था तो सही उत्तर 22 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। जैसे एक शिफ्ट में आया था कि इसका रूल किसने डेवलप किया था, तो गॉस ने डेवलप किया था। तो अगर हम 24 संख्याओं की बात करते हैं तो 24 गुणे 25 बटे 2 होता है। 2 से भाग करे 12, 12 पंचे 60 हुआ, 12 दूना 24 6 30 हुआ। 300 यहाँ पर इसका योग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 28% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 28 नहीं 25 है, 25% की बात किया है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 1 से 3 होना है, ब्याज की वैल्यू 2 होगी, मतलब 1 रुपए से 2 रुपए जुड़ करके 3 रुपए प्राप्त होगा। 25% की दर है तो 25% को 1/4 कहते हैं। समय t को इन्वॉल्व कर दें, t/4 हो गया। यही आपका SI होगा और ये आपका प्रिंसिपल होगा। लिखिए t/4। SI कितना है, 2 है, और प्रिंसिपल 1 है, 4 दूना 8 होगा। समय आपका 8 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न के लिए। आई होप ये भी कंफर्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, सी एक काम को 24 दिनों में, डी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ शुरू तो किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। सी कर सकता है 24 दिन में, डी कर सकता है 16 दिन में। 24 और 16 का एलसीएम ले लीजिए तो 48 टोटल वर्क हो गया। क्षमताओं की बात करें तो 24 दूना 48, 16 तिया 48। 2 काम प्रतिदिन सी करेगा तो डी 3 काम प्रतिदिन करेगा। काम इन लोगों ने शुरू तो किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले डी ने, तो डी को बुलाइए, जो कि काम समाप्त होने का जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो जो काम अंत से छोड़ा है उसको बुलाइए। उसकी क्षमता देखिए, मतलब अगर हम ये सोचते हैं ना कि रहता तो क्या काम करता, प्रतिदिन 3 काम करता, कितने दिन पहले छोड़ा है 4 दिन, तो वह 4 दिन जरूर काम में अपना योगदान देता 12 काम का। तो ऐसे केस में टोटल वर्क आपका 48 12 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस 60 टोटल वर्क को अगर हम क्षमता से डिवाइड कर दे, दोनों की क्षमता कंबाइन 3 2 5 है, 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 12 दिन में कार्य समाप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 12 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। ठीक है, संतरे जो बेचा है उसने कितने बेचा है बताइए, उसको आप एसपी मान लो। 110 कितने का लाभ कमाया है उसने, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। मतलब अगर यह विक्रय मूल्य है तो यह लाभ है। ऐसी केस में क्रय मूल्य क्या होगा, 22 घटा दे तो यहाँ पर 22 घटते यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। 88 और 20 होता है 100, और हम 10 और जोड़ देते 110, मतलब सीपी आपका 88 हो गया। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। तो अगर सोचो तो 22 1 के 22, 22 100 के 88, 1 गुणे 100 बटे आप 4 कर दो,
25% का लाभ इस क्वेश्चन में होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आओ। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है, उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है। अब आगे पढ़िए। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो उन्होंने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर दिया। यहां से मेन बीमेन की रेशियो हम लोग डिफाइन कर देते, 3 1 के 3 3 2 6, अर्थात एक आदमी और महिला का रेशियो 2:1 होगा। आदमी अगर एक यूनिट समय में 2 काम करेगा तो महिलाएं केवल एक ही काम कर पाएंगी। प्रश्न को पढ़िए क्या लिखा है। जिस काम को, चाहे इस समूह को पकड़िए चाहे इस समूह को पकड़िए, मैंने कहा 3 आदमी अगर जिस काम को 16 दिन में कर लेते थे, उसी काम को कराने के लिए अब मेरे पास 12 तो आदमी हैं और 8 तो औरतें हैं। वो लोग इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। एक आदमी की क्षमता अगर देखा जाए तो एक दिन में 2 काम करने की है, तो 3 गुणे 2 गुणे मैंने 16 कर दिया। एक आदमी की फिर उसी तरह देखिए हमने लिखा कि 12 गुणे 2 कर दिया प्लस 8 गुणे 1 कर दिया, गुणे हमने डी कर दिया। तो यहाँ पर लिखिए 3 गुणे 2 गुणे 16, ऐसे पूरा लिख दिया जाता है। 12 दूना 24 8 32 होता है, 32 गुणे डी कर दिया, 16 दूना 32 होता है, 2 2 से कटा 3, अर्थात 3 दिनों में कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मतलब अगर यह समूह काम करेगा 12 पुरुष 8 महिलाओं का, तो यह काम 3 दिनों में समाप्त हुआ होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए अगला क्या है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 का हो जाता है। ठीक है, ऐसे में देखिए हम लोग कैसे मानते हैं। अब हमसे पूछा इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एकदम ट्रेडिशनल करना है, तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या 2x होगी। इसमें भी 21 जोड़े, इसमें भी 21 जोड़े, और यह संख्या अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। इस तरह का प्रश्न देखिए हम लोगों ने ऐसे भी किया होगा, याद होगा आप लोगों को, कि 2 संख्याओं का अनुपात 1:1 कितना दिया है, 2। मतलब यहाँ से x का मान निकालिए, देखिए संख्या है पता चल जाएगी। 1:2 है, दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है, 21। इसमें भी 21 और इसमें भी 21, और इसको जोड़ते ही अनुपात 5 और 7 का होगा। मतलब रेशियो आपका गैप सेम होना चाहिए। ऐसा बताइए क्यों? क्योंकि अनुपात जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है वो सेम का हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 में 4 जुड़ेगा, 2 में 5 जुड़ेगा, तो ऐसा होगा। तो डिफरेंसेस हम सेम करते हैं। सेम करने के लिए देख रहे हैं इसका डिफरेंस 2 का है, इसमें 2 का गुणा कर दें, और इसमें 1 का है तो करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, या 2 होगा या 4 होगा। 2 से 5 है मतलब 3 का जोड़ है, 4 से 7 है मतलब 3 का जोड़ है। 3 की तुलना तुरंत 21 से कर दीजिए। 21 मतलब यह जो डिफरेंस है 1 बराबर 7 होगा। तो पहली संख्या 7 दूना 14 हो गई, दूसरी संख्या 7 चौके 28 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, और इसको ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते थे। फिलहाल इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन आपका बन रहा है। आशा करता हूँ समझ में सबको आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ही बनता है कि अब जो पड़े मत हैं वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, 2 ही पार्टिसिपेंट्स थे। विजेता कुल मतों का 48%, कुल मतों का, पड़े मतों का नहीं, कुल मतों का 48% प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? अगर हमने कहा चलो 100% थी, 8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अगर कुल 100% मतदाता थे तो 8% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले को मिलता है कुल का 48, तो यही 100 का ही 48 करिए। 48 8 56, तो इसको मिला होगा 44% हारने वाले को। तीनों को जोड़िए तो 100% के बराबर होगा। इतना तो पड़ा ही नहीं था, इतना जीतने को मिला, जीतने वाले को, इतना हारने वाले को। दोनों का डिफरेंस देखिए 4% का है, तो 4% का मान 110 है। कुल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, अर्थात 100% का मान कितना होगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 हो गया। 25 का गुणा करें 0, 25 1 के 25, 25 1 के 25 2 27, 2750 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में बात आई होगी। अगले प्रश्न पर चलिए, देखिए क्या है। एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 का दान प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों से उसने औसतन, मतलब औसतन का सेंस होता है कि प्रति व्यक्ति से 600 रुपए का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का, एक नई इमारत बनाना था, जिसकी आवश्यक राशि का 75% तो जुटा लिया। 75% जुटा लिया है, अभी 25% बचा है। पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां से दान मांगना है उनमें से 60% लोगों की संख्या है वो वाली। अब बचे हैं 40% लोग जिनसे दान मांगना है और उस 25% की भरपाई करनी है। उनसे देखिए उस कॉलेज की नई इमारत को ठीक आवश्यक राशि जुटाने के लिए शेष लोगों से मांगे जाना वाला औसतन दान क्या हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पर ऐसे सोचिए, 60% को 3/5 कहते हैं। कहते हैं अगर लोगों की संख्या 5 थी तो 3 लोगों से हम दान मांग चुके थे, अभी 2 लोग बचे थे जिनसे दान मांगना था। ठीक है, 2 लोग बचे थे जिनसे दान मांगना था। कितनी राशि मांग चुके हैं? औसतन 600 रुपये प्राप्त कर चुके हैं। कितने लोगों से? जैसे कि जिनसे कितना दान प्राप्त कर चुके हैं सोचिए। मतलब व्यक्ति तो चलो ठीक है, अगर कुल 5 लोग थे जिनसे दान मांगा जा सकता था तो उसमें से 3 लोगों से दान हम मांग चुके हैं, 2 ही लोग बचे थे। दान की कितना इकट्ठा आपने राशि कर लिया है? 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, अर्थात हमारी ज़रूरत यदि 4 की है तो हम 3 इकट्ठा कर चुके हैं। ज़रूरत अगर 4 की है, 3 इकट्ठा कर चुके हैं। और सोचो कितना इकट्ठा कर चुके हो। एक व्यक्ति से आपने 600 मांगा है, लिया है, तो गुणे 600 कर दीजिए। इसका मतलब आपने 1800 इकट्ठा कर लिया है। 1800 कुल दान राशि का 3 भाग है। 1800 क्या है? 1800 कुल दान राशि का क्या है बताइए? 3 भाग है। और ज़रूरत कितनी है? 1 की। 1 बराबर बताइए कितने की ज़रूरत है? 600 की ज़रूरत है। मतलब आपने 1800 इकट्ठा कर लिया है, 600 की और ज़रूरत है। अब व्यक्ति कितने बचे हैं यहाँ पर जिनसे आपको मांगना है? 2 बचे। अभी गलती से यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 2 होना चाहिए। 2 से इसको 600 को भाग कर दीजिए। उन व्यक्तियों से हम प्रति व्यक्ति अगर 300 इकट्ठा कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। यही प्रश्न था, आप समझ गए। अगर हमसे इस कंडीशंस में अगर कुल दान की बात करनी होती तो 18, अगर 1803 था तो 4 कुल वैल्यू थी, 4 कुल दान की राशि थी, तो वह 2400 हो जाता है ना। 3 छंगे 18 तो 6 चौके 2400 हो जाता, तब भी वही 600 आता। 600 अगर हमारी ज़रूरत है, 2 लोगों से मांगना है, तो प्रति व्यक्ति अगर 300 दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बताना है। 4 संख्या देखिए, 1 2 3 4, ऐसे 4 संख्याएं हैं। पहली 3 का औसत बोलो कितना है? 15। योग कितना होगा? 45। अंतिम 3 का औसत बोलिए कितना है? 16। 16 3 48। अब इसने एक बात हमसे कहा है, ये जो चौथी संख्या आपकी है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी 19 है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का योग पता करना चाहते हैं, 2 और 3 का, तो 48 से हम 19 घटा दें। 18 से 9 9 होता है, 3 से 1 2, 29 हो गया। अब ये पूरा योग अगर 45 है, 45 से अगर 29 घटा देते हैं तो हमें इस वैल्यू को तुरंत कंफर्म कर लेना होगा। 15 से 9 6 होता है, 3 से 2 1 होता है, 16 हो जाएगी वह वैल्यू जो कि आपसे नंबर आपको डी में दी गई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एकदम कंफर्म रूटीन से आप प्रश्न को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पढ़िए। एक सारणीकार परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंक की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 निविष्ट एंट्री करता है। मतलब 100 छात्र होते हैं और उनका औसत देखिए 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। इस तरह से करने पर गलती औसत जो है 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। उसने क्या किया था, कुछ एक आंकड़े कितने थे टोटल 100, और औसत कितना बना के दिया? 5.8। बट बाद में पता चला एक आंकड़ा लिखना था 8.6, मतलब ये सही आंकड़ा था, लिख दिया उसने 6.8, ये गलत आंकड़ा था। मतलब ये जुड़ना चाहिए था, ये घटना चाहिए था ना। गलती को हटाते हैं और सही को जोड़ते हैं। कितना फर्क होता? 16 से 8 8, 6 से 7 से 6 1, 1.8 का फर्क होता। कितने आंकड़े हैं? 100। 100 से इसको भाग करिए। 1.8 को जब मैंने 100 से भाग किया तो 0.018 आया। इतना जुड़ना चाहिए क्योंकि उतना कम हो गया है। इसमें अगर हम 0.018 जोड़ देते हैं 818.5, ये इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग उतार लीजिए, करेक्ट आंसर आपके सामने। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 66 डन होता है। अगले प्रश्न पर आइए, देखिए क्या लिखा है। एक किराने वाले को इस तरह का पहले शिफ्ट में भी बना था, 48 प्रति किलोग्राम और 28 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि रुपए 40 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। पहली चीनी 48 के भाव की है, दूसरी 28 के भाव की है, कंबाइन करके 40 बनाना है। रेशियो बनाई, एलिगेशन करिए। ये 8 आया और ये 12 आया। 4 3 12 होता है, 4 दूना 8, 3:2। अब जैसे 3:2 तो नहीं है तो 2 अनुपात को कैसे, पहले और दूसरे का ऐसा कुछ नाम तो लिखा नहीं है, तो हम 2 3 पर जा सकते हैं। मतलब 3 2 या 2 3 पर हम लोग जा सकते हैं। कुछ अगर जैसे यहाँ पर कहता कि पहले का भाग दूसरे का भाग, ऐसा कुछ कहता तो बात दूसरी थी। नहीं तो आप 2 3 लगाओगे तो गलती बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 2 3 आप ले सकते हैं। एक लड़का शांत जल मतलब स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होती है। धारा की चाल कितनी है? वाई, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो सकती है। लड़का 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और
अनुप्रवाह अनुकूल चाल से कितने समय में तैर पाएगा। तो अनुप्रवाह होती है धारा की चाल प्लस नाव की चाल, तो 10×5 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल हो गई। दूरी कितनी है 60, 60 को 15 से भाग करें, 15 चौके 60, 4 घंटे में वह कवर कर लेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 4 घंटे में धारा के अनुकूल वह उस दूरी को तय कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये विवादित प्रश्न था, कल इस पर एक वीडियो भी LCM SCF पे किया था। यही प्रश्न था जो बहुत चर्चा का विषय इधर बीच बना था। 0.7 है, हाँ 0.35 है, डेटा वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 0.35 है, 1.05 है, इसका LCM पूछा। अभी इसमें SCF पूछा गया था, SCF का ही झगड़ा था। अभी हम लोगों से LCM उसने भी समझ लिया, कहा नहीं LCM नहीं, इनसे SCF ना पूछ के LCM पूछो। LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, लेकिन दी गई संख्याओं में किसी से भी छोटी नहीं होती, अर्थात वह सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है। मैं गया सबसे बड़े के पास, 1.05 है। 1.05 हालांकि किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट आता है कि कहीं ये तो उत्तर नहीं है, क्या इस सबसे कट रहा है। जब मैंने काट के देखा, इससे तो कट जाएगा, 35 दिया जाएगा, बट इससे नहीं कटेगा। अब थोड़ा सा इसको देखिए, हम कटने उठने की स्थिति अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डेसिमल को इक्वल करो जैसा पढ़ाया था। कैसे डेसिमल कैसे इक्वल होगा, ये 0.70 होगा, 0.35 होगा, 1.05 होगा, डेसिमल दिमाग से निकाल दीजिए। ये 70 है, ये 35 है, 105 है। अब चेक करिए सबसे बड़ा कौन है, 105। क्या 105 सबसे कटेगा? 35 के पहाड़े में तो जा रहा, बट 70 वाले में नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं। गुणे 2 करिए, दूना जाइए, 210 आया। 210 35 से भी जाएगा, क्योंकि 35 से जब यही चला गया तो उसका भी जाना तय है। 70 तिया होता है तो ये भी चला जाएगा, तो 210 इस कंडीशन में LCM होता है, इस कंडीशन में। बट हमको डेसिमल लगाना है 2 स्थानों पर, तो 2.10 होगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 2.10 लिखो या 2.1 लिखो। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। एकदम सही उत्तर आप लोगों ने क्लियर किया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं थी, उनका योगफल दिया है हम लोगों को 25। उनका SCF दिया है, SCF बराबर LCM दिया है, SCF 3 दिया है और LCM कितना दिया है, LCM 105 दिया है, करेक्ट है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल मतलब ऐसे 1/a + 1/b। इसका मतलब हम इसको अगर LCM AB ले लें तो यह B + a हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? B + a। इसको हम लिख सकते हैं B + a। मतलब आप चाहे B + a बोलो, चाहे A + b बोलो, बात तो एक ही है, अर्थात संख्याओं का योगफल जो दिया ही है। प्रोडक्ट और ज़रूरत में हमको मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। एक बात मैं बता दूं, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें अलग से क्यों सोचना, जब मेरे पास LCM और SCF ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका सोल्यूशन करना है, जोड़ देखो कितना दिया है, ऑलरेडी दिया है 25, और गुणनफल के लिए उनके LCM SCF का गुणा ले लीजिए, 3 × 105 कर दीजिए। अब जो कटे काटिए पीटिए कैसे, 5 × 5 = 25 है, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5/63 होगा। 5/63 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। 70वां आपका डन होता है। 5/63 अगर लगाया था तो सही उत्तर बनकर आया था। अगले प्रश्न पर आ जाइए। वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2500 की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% और 5% की है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या अमाउंट पूछ रहा है ना। वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की राशि, यदि राशि पूछ रहा मतलब एक प्रकार से अमाउंट पूछ रहा है, 25,000 निवेशित होकर कितना हो जाएगा। दरें अलग अलग हैं, ऐसा पहला प्रश्न पूछा गया। दरें अलग अलग हैं, एक बार 4%, दूसरा 5%। आप प्रिंसिपल लिखो, अमाउंट लिखो, और अगर प्रिंसिपल हमारा देखो पहले दर कितनी है 4% है ना, तो 4% को सीधा लिखो बस 4/100, काटिए उटिए नहीं, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा 5% को भी आप लिखो 5/100, करने को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए क्या है, 100 से 104 अमाउंट, भाई यही तो होगा ना, 100 से 104, और फिर 100 से हम कितना कर दें 104, 105, 100 से 105। अब इसका प्रोडक्ट 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पता है? 104, 105, 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 5 ज़्यादा, 109 हो गया, 5 4 9, 5 चौके 20, 109 20 हो जाएगा। यह अमाउंट हो गया, यह आपका प्रिंसिपल हो गया, करेक्ट। यहाँ पर इस प्रिंसिपल 10,000 जो यहाँ पर आया तुलनात्मक, ये वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पर 25,000 की, और हमको निकालना क्या है 10 920, इसका मान कितना हो जाएगा। आइए डिसाइड करते हैं। एक जीरो देखो खत्म हो गया, इसके 2 जीरो देखो ऐसे, 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसका गुणा 25 से करना है। 1092 गुणे आप 25 कर दो,
25 दूना 50 के शून्य हासिल 5, 25 नवा 225, 225 5 230 कैरी 23, 3 2 हुआ, 25 1 के 25 2 27, 27,300 है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है इस प्रश्न के लिए। राइट सोल्यूशन हो गया सी ऑप्शन, आप लोग नोट कर सकते हैं। 71वां आपका डन होता है। अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन देखिए क्या है। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ जब चलती है, जैसे भी पीछे किया था, यू लिख दिया, 22 है जिसमें x प्लस वाई है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है x प्लस वाई। x मतलब शांत जल में नाव की चाल और y मतलब धारा की चाल, और v मतलब यहाँ पर दिया 18, इसका मतलब है x माइनस वाई, वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। जब आपको धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल पता रहे, धारा की चाल पूछ रहा हो तो u माइनस बी बटे 2 हो जाता है। अर्थात आपसे y अगर पूछे तो u माइनस बी बटा 2 होता है। अगर x पूछता है इस समय तो u प्लस बी बाई 2 होता है। यहाँ पर 22 से आप 18 निकालो, बटा 2 करो, 18 4 22, 4 बटे 2 करिए, 2 आ जाएगा। तो इसका राइट सोल्यूशन पहला हो जाएगा 2। करेक्ट हल आप नोट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आइए। यह है पार्टनरशिप का प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, B शेष पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है, और C शेष धन का निवेश करता है। जितना पैसा और रिक्वायर्ड है उसका पूरा निवेश C करता है। मतलब साल भर तक तीनों करते हैं, समय उम्र का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुल लाभ 4050 का है, तो C का लाभ B के लाभ से कितना ज़्यादा है। देखिए सबको परसेंटेज का भिन्न कन्वर्जन इतना तो सबको आइडिया होगा। इसका मान 1/3 होगा, इसका मान 1/3 होगा। एक ऐसी संख्या सोचिए जो 3 मतलब 9 से कटे, वही टोटल इन्वेस्टमेंट है, यही कुल पूंजी मान लीजिए। 3 मत मानिएगा, जो 3 गुणे 3 अर्थात 9 से कटे वही मानिए, क्योंकि बची पूंजी से हमें डिफाइन करना है। अब इसका 1/3, इसका 1/3 मतलब 3 किसने निवेश किया बताओ, ए ने किया। अब सोचना ध्यान से समझिएगा, 3 अगर गया, फिर अगला कहा शेष कितना बचा, 6 बचा। कितना बचा, 6 का फिर 1/3 मतलब 2। ए किसने किया बोलिए, बी ने किया। ठीक है, ए किसने किया, ए ने किया, इसने किसने किया, बी ने किया। 3 2 5 हो गया। अभी टोटल पूंजी अपनी कितनी थी, 9, यह बचा कितना, 4। 3 2 और 4 मतलब 3 2 5 4 9, ये कुल पूंजी हो गई। आप ध्यान समझिएगा, 3 भाग 2 भाग और 4 भाग, इतना बातें स्पष्ट हो गई। अब इसने हमसे कहा 3 2 जोड़िए 5 5 4 9, मतलब यही तो निवेश है एक तरह से। अगर सोचा जाए ABC का जो निवेश है इस रेशियो में है 3 2 और 4 में, अर्थात A का भाग 3 है, B का भाग 2 है और C का भाग 4 है। कुल पूंजी की बात, कुल फायदे की बात करो 4050 है। 3 2 5 4 9 कर दीजिए, 9 बराबर 4050 है, 9 बराबर 4050 है। 1 बराबर 9 पचे 9 चौके 36 है, 9 पचे 45 है, 450 है। हमसे पूछा C का लाभ B के लाभ से कितना ज़्यादा है। C का लाभ B के लाभ से 2 ज़्यादा है, कितना, 2। तो 2 से गुणा कर दें, 900, 400 देखिए 900 हो जाएगा। 900 इस प्रश्न का हल है जो ऑप्शन नंबर आपको C में दिया गया है। 900 इस प्रश्न का हल है जो ऑप्शन नंबर आपको C में दिया है। इस प्रश्न के लिए आप लोग करेक्ट हल 900 प्राप्त करेंगे। आगे प्रश्न पर चलिए, देखिए अगला क्या है। विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाता है, क्रय मूल्य का दुगुना कर दिया जाता है। मतलब विक्रय मूल्य का 3 गुना करते हैं और क्रय मूल्य का डबल करते हैं तो लाभ 65% हो जाता है। वर्तमान में परसेंटेज लाभ कितना है, मतलब लाभ प्रतिशत अभी कितना है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम इसको ऐसे सोच के चलें, क्योंकि हम सबको पता है कि लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब SP ग्रेटर देन CP होता है। क्लियर। और लाभ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो CP माइनस SP माइनस CP जो होता है प्रॉफिट होता है। हम लोग अगर यहीं पर SP को ट्रिपल करें, CP को डबल करें, डिफरेंस करें, जो लाभ आए उसका 65% करें, तो इस तरह से कंपेयर करके भी हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बना सकते हैं। जो रेशियो बनकर आएगा उससे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा क्या कैसे हो जाएगा। बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं देखिए ऐसे ना बता करके आपको सिंपल बता देता हूँ, या आप ऐसे करो, जैसे मान लीजिए हम 1% सोच लें कि यही चलो हमारा प्रीवियस लाभ था, स्टार्टिंग लाभ था। 10% का लाभ मतलब 1/10, अर्थात अगर हमने कोई सामान 10 में खरीदा था तो 1 का लाभ था और 10 में 1 जोड़ दो, 11 हमारा विक्रय मूल्य था। ठीक है, इसका मतलब स्थिति ये है, अगर हम इस ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो हम कह दें कि हमारा CP 10 था और SP 11 था। अब जैसे उसने कहा इसका 3 गुना करो तो 33 हो गया, इसका 2 गुना करो तो 20 हो गया। तो क्या अभी 65% लाभ हो गया, चेक कर लीजिए। यहाँ से डिफरेंस कितने का है बोलिए, 13 का है। किससे है,
क्रय मूल्य से है, तो 13 गुणे 100 बटे अगर मैं 20 करूं तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65, तो जरूरत ही नहीं इधर उधर जाने की। समझ में आ गया कि हमारे पास जो स्थिति 10% की थी, अगर 10% में हम क्रय मूल्य को डबल और विक्रय को ट्रिपल करते हैं तो लाभ मेरा 65% हो जाएगा। तो फिर इधर उधर ना सोच करके हम 10% को ही अपना उत्तर बना लें। इस प्रश्न के लिए 10% राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग देख लीजिए, एकदम कन्फर्म है। बाकी इस तरह से जा करके भी रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। जब रेशियो बन जाए CPSP का तो हम कंफर्म कर देंगे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना था स्टार्टिंग में। कर लेंगे ना? यस। आगे बढ़िए। एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। जितना प्रिंटेड प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस होती है उससे 120% ज़्यादा अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। खरीदा किसी वस्तु को और उसको 120% अधिक अंकित किया, 120% अधिक अंकित किया, प्रिंटेड प्राइस आया, फिर उस पर उसने 10% की छूट भी दिया, 10% की छूट दिया तो जाकर के सेलिंग प्राइस आया। तो हमसे यही पूछा है, प्रश्न को देखिए ध्यान से, कुछ खास नहीं है। पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आराम से ओरल जा सकते थे। 120% ज़्यादा अंकित किया है और 10% की छूट दिया है। सतत पर भी जाएंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखिए, जैसे 100 खरीदा, 220 में प्रिंट करेगा, क्यों? 120 जोड़ेगा तो। अब 10% की अगर हम छूट दे देते हैं इसमें, तो 10% इसमें कितना हो जाएगा पता? 22 अगर घटेगा ये 98 हो जाएगी, 198। 100 में खरीद कर 198 में बेचोगे आप तो कितने का फायदा है? 98% का फायदा है। 100 में जितना जुड़ जाए वही उतना परसेंटेज ग्रोथ है, जितना घट जाए उतना परसेंटेज कमी है। तो 98% का लाभ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। सही हो गया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। मेज का क्रय मूल्य 6400 है, कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट का घोषणा करता है। अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है। क्रय मूल्य दिया है, इसे बेचकर वह 25% का लाभ अंकित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की घोषणा करता है। और अंकित मूल्य कितना है? चाहे तो ऐसे भी हम जो एक स्ट्रक्चर बताते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देखिए, जैसे 25% का लाभ है तो लाभ मतलब CP और SP, ठीक है। 20% की छूट है तो छूट का मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर हम विक्रय मूल्य को बीच में कर दें, CP कर दें और MP कर दें, देखिए अगली स्थिति क्या है यहाँ पर। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। मतलब 4 में खरीद कर 1 कम करके 3 में बेचा है, करेक्ट है। और 20% की छूट का मतलब 1 कितना होता है? 5 है। छूट मतलब 1/5 है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। ऐसे देखो, दरअसल ये क्या है? लाभ है। लाभ का मतलब क्या है? 4 में खरीद कर 1 बढ़ाकर 5 में बेचा और 20% की छूट है, मतलब 5 में अगर हमने बताया है तो 1 कम करके हम 4 में बेच रहे हैं। ऐसे में हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं सभी के बीच में और कोई भी प्रश्न हल हो जाता है। ये 4 है 5 है 5 कर दें, 5 है 4 है 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं विक्रय मूल्य बीच का बराबर हो जाए। अब यहाँ हमने खरीदा है 16 में, ग्राहक को बताया 25 और बेचा है 20 में। प्रश्न में क्या दिया है? क्रय मूल्य 6400 है, इसका मान 6400 है। हमसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितनी है, वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 16 चौके 64, 400 हो गया। 400 को 25 से गुणा किया, 25 चौके 100 होता है। 10,000 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको B में दिया गया है। हम ऐसे भी इसको चाहते तो कर लेते। कैसे? देखिएगा, अगर हम ऐसे कहते कि 25% का लाभ कमाना मतलब 125 और 20% की छूट देना मतलब 80। अगर उसका क्रय मूल्य 6400 है तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा। कैसे? देखिए 80 से हम इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते खत्म। 8 अठे 64 80 होता, 25 से गुणा करते, 25 अट्ठे अब सुनिए शून्य, 5 अठे 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 1 के 8 2 10, 10,000 इस प्रश्न के लिए डायरेक्ट भी राइट सोल्यूशन हम बता सकते थे। यहीं से कंपेयर हो जाता, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। अगले प्रश्न पर आइए। 150 छात्रों की कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 60 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। ये हमने मैथ का बना दिया, केमिस्ट्री का बना दिया। स्थिति देखिए, परिस्थिति क्या है। 70 छात्र गणित में और 60 छात्र रसायन विज्ञान में पास होते हैं। 20 गणित और रसायन विज्ञान दोनों में पास होते हैं, करेक्ट है। केवल गणित में 50 पास होते हैं, केवल रसायन विज्ञान में 40 पास होते हैं। पास हुए छात्रों की संख्या 40 20 60 110 हो गई। 110 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं। कुल संख्या कितनी थी? 150। 150 से अगर हम 110 निकाल देते हैं
110 100 से अगर हम 110 निकाल देते हैं तो कन्फर्म 40 छात्र ऐसे थे जो कि फेल हो गए थे, पास हुए ही नहीं थे। कुल 150 थे ना, और पास मतलब किसी भी विषय में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में चाहे दोनों में। पास कुल 110 थे, अगर 110 को निकाला 150 से तो 40 छात्र ऐसी संख्या बन रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही वाला है जो कोडिंग वाला प्रश्न होता है, थोड़ा सा आज टिपिकल दिया। कैसे टिपिकल का मतलब ज़्यादा उपयोग करने के लिए कहा है। इसने कहा अगर दो के बीच हैज लगेगा, इसका मतलब पहले का वर्ग माइनस पहला गुणे दूसरा प्लस दूसरे का वर्ग। इधर देखिए, अगर हमने कहा क्वेश्चन मार्क लगा है यन के बीच, तो यम प्लस यन का होल वर्ग, करेक्ट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस एम एन होगा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अप्लाई करिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे इसने लिखा 2 क्वेश्चन मार्क 3 हैज 5 हैज क्या दिया है 3। आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की बात करिए, यम प्लस यन अर्थात 2 प्लस 3 का होल वर्ग माइनस 2 गुणे 3 है। 2 3 5 25, 25 में से 3 6 निकलेगा, 25 में से 6 निकलेगा तो 19 हो जाएगा, करेक्ट है। इसको रहने दीजिए, इधर चले आइए, इसका सलूशन करिए। हैज दिया है ना, हैज दिया है तो ये हो गया 25 माइनस 5 या 15 प्लस 9, तो 10 में से 9 जोड़ा तो 19 हो गया। दोनों के बीच हैज लगा दीजिए। हैज का जो पैटर्न है वही फॉलो करिए। देखिए वहाँ पर लिखा है 19 का वर्ग माइनस 19 गुणे 19, मतलब 19 का वर्ग ही होता है, प्लस 19 का वर्ग। अब आप समझो, चाहे इसको इससे ख़त्म कर दो या जैसे भी ख़त्म कर दो, 19 का वर्ग 361 होता है, तो केवल 361 यहाँ पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, यही सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए, दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है। दोनों रेलगाड़ियों की जो संयुक्त लेंथ है वो क्या है। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर लेगी। एक जा रही 80 की गति से, और अब लिखा है ना उसी दिशा में मतलब समान दिशा की बात हो रही है। एक जा रही 44 की गति से, ठीक है। अब ये जो तेज गति वाली है पक्का उसको पार करेगी, और पार करने में समय कितना लगेगा, 40 सेकंड का वक्त लगेगा। अब हमसे कह रहा संयुक्त गति कितनी होगी। जब समान दिशा में कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को चलकर पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2। तो समय कितना लगा था, 40 सेकंड। लेंथ देखिए L1 प्लस L2, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का जोड़। अब यही जोड़ ही हमको फाइन करना है। चालों का अंतर 80 और 44 का जो अंतर होगा वो 36 का हो जाएगा। 36 गुणे 5/18 इसलिए कर दो क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में करना है। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 10 यहाँ पर हम रख लेते हैं और 10 का गुणा इससे कर देते हैं, तो संयुक्त लेंथ दोनों रेलगाड़ियों की 400 मीटर होगी। 400 मीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। दोनों रेलगाड़ियों की कंबाइन जो लेंथ हो रही है वो 400 मीटर इस प्रश्न का सही है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको पाई चार्ट का एक प्रश्न पेट की तरह बनाने की कोशिश किया है। हाँ, टफ दिया है। टफ का मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसा भी टफ नहीं लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। पाई चार्ट दो फलों की दुकान है अलग अलग, ठीक है, प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। जैसे इसके पास कुल फल पहली दुकान के पास 1200 किलोग्राम है और इसके पास 1000 किलोग्राम है। फल कौन कौन से हैं, आम है, सेब है, नारंगी है, अन्य है और 10% अमरूद है। इधर चले आइए, आम है, सेब है, नारंगी है, अन्य है और अमरूद है। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के फल हैं। अगर देखा जाए तो रेट इनके दिए गए हैं। दोनों में आम की कीमत सेम रेट रखना पड़ेगा, 30 रुपये है। अगर हम आम खरीदते हैं तो आम का भाव यहाँ पर क्या दिया है, 30 रुपये पर केजी। और इसी तरह से सेब का भाव देखिए कितना दिया है, सेब का भाव 40 दिया है। नारंगी का भाव जो दिया है वो कितना दिया है, नारंगी का भाव 20 दिया है। अन्य फलों का भाव है 15 और बहुत सस्ती मंडी है। अगर देखा है अमरूद का भाव जो है वो कितना दिया है, 18 रुपये। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का सीधा सीधा यहाँ पर कहते हैं कि दुकान ए और दुकान बी दोनों में सभी फलों का संयुक्त मूल्य क्या है, मतलब कंबाइन रेट क्या है, दोनों का हमें बताना। देखिए मूल्य कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर आम कितना किलोग्राम खरीदा, अगर 1200 कुल किलोग्राम था, 24% खरीदा, तो 24% 1200 का अगर करेंगे 2 शून्य जाएंगे, 12 चौके 48, 12 दूना 24, 4 28, 288 किलोग्राम यहाँ से आम आपने खरीदा। इधर चले गए, 24% है और 1000 का है तो 240 किलोग्राम यहाँ से खरीदा। दोनों जोड़ दीजिए सारे आम, 200, 200, 400, 88, 88, 40, देखिए 80, 40, 320, 328, 328 किलोग्राम आम खरीदा। 30 से गुणा करिए तो आम का कुल भाव आएगा। ऐसे ही सेब का, ऐसे नारंगी का, ऐसे अन्य का। तो मैंने देखिए आपके लिए सोल्यूशन कर दिया है ऑलरेडी, देख लीजिए आप लोग, समझिएगा।
सबसे पहले मैंने क्वांटिटी डिसाइड कर दी। यहाँ आम भाई 24% निकालेंगे 288 किलोग्राम, सेब 192 किलोग्राम, नारंगी 240 किलोग्राम, अन्य 360, अमरूद 10 मतलब 120। ऐसे यहाँ पर आम 240 है, सेब 140 है, नारंगी 200 है। कैसे है आपको पता है, 260 है, 160 है। अगर हम टोटल आम की बात करें तो 288 और 240 दोनों जोड़ा तो 528 आया। ठीक है, 528 आया, गुणे 30 कर दिया तो इसका भाव इतना बना। ऐसे अगर सेब की बात किया 192 और यहाँ पर 140 दोनों जोड़ दिया 332, गुणे 40 किया तो इतना आया। ऐसे ही ऑरेंज का, अन्य का और गवावा अमरूद का टोटल अगर हमने सब जोड़ा इन सभी को तो 52,260 रुपये आ रहा है। इतना खर्च टोटल लगेगा। मतलब सभी फलों को अगर पूरी दुकान ही जैसे आप कोशिश करो खरीद लें तो पूरा पैसा आपको कितना देना होगा, 52,260 सभी फलों का दाम हो जाएगा दोनों दुकानों का संयुक्त रूप से। अगले प्रश्न पर आइए। 49 रुपये की कुल राशि है। ठीक है, 3 व्यक्ति ABC में बांटी जानी है। ए को B से 5 ज़्यादा मिलता है और B को C से 4 ज़्यादा मिलता है। उनके शेयरों का अनुपात बता दो। क्या होगा, 3 पर्सन है, A है, B है, C है। A डिपेंडेंट है B पर और B डिपेंडेंट है C पर। C के पास अगर n रुपये था तो B के पास n+4 था और A के पास इस पे भी 5 ज़्यादा अर्थात n+9 था। तीनों जोड़ दीजिए तो 3n + 13 बराबर 49 है। तो 3n बराबर 36 है और n बराबर 12 है। n बराबर 12 है तो इसका हिस्सा 12 का है, इसका 16 का है, इसका 12 9 21 का है। इस तरह से तीनों के हिस्से हैं 21, 16 और 12। यही उनके मूल्यों, उनके शेयरों का अनुपात है जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। तो शेयर्स के जो रेशियो हैं 21 कटेगा तो है नहीं, 21, 16, 12 लास्ट स्टेज पर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। मुझे लगा कि आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके सांख्यिकी का प्रश्न एक तरह से माना जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सांख्यिकी डेटा का ग्राफीय निरूपण नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग आंकड़ों को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का उपयोग करते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं, लाइन जिसके थ्रू DI बनती है, पाई चार्ट बनाते हैं, लाइन डायग्राम बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, आयत चित्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए अलग अलग क्या लिखा है, संचयी आवृत्ति वितरण, अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है उसी से CF जनरेट किया जाता है। जैसे अगर कुछ के आंकड़े इतने हैं, कुछ के आंकड़े इतने हैं तो लेस देन, मोर देन की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। जैसे बारंबारता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्लास इंटरवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, जब हम दंड आरेख बनाएंगे बार ग्राफ तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम को आयत चित्र कहते हैं, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ए होता है ये बनता है ग्राफ पर, ये आपका एक पॉलीगन टाइप का बन जाता है, क्लोज फिगर बनता है, ये भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दायरे में रखेंगे। केवल जो पहला ऑप्शन है जिसे संचयी आवृत्ति वितरण कहेंगे, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दायरे में नहीं आएगा। अगर आपने ए लगाया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर संचयी आवृत्ति वितरण है। तो ये सही उत्तर है। हालांकि पुलिस के एग्जाम में इसको जनरली लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं बताया होगा। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आगे देखिएगा, ये बहुत शानदार सा एक प्रश्न था। देखिए मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों ने किया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर की दूर स्थित बिंदु पर पहुंचते हैं। ठीक है, समान समय में पहुंच भी जाते हैं। रास्ते में मतलब एक ही समय में पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा, भले ही वह तेज है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। ट्रेन लगभग 18 मिनट तक समय गंवाती है अपनी। तो कार की गति क्या है, कार की स्पीड हम लोग को बतानी है। देखो ये कार है और ये ट्रेन है, 75% ज़्यादा है। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। इसका मतलब अगर 4 इसकी स्पीड है तो 4 3 7 इसकी स्पीड है। ठीक है, 7 इसकी स्पीड है। ये चाल हो गई, क्योंकि दूरियां समान हैं इसलिए जो टाइम होगा टाइम रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 7 का हो जाएगा। मतलब देखिए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है, कार की स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस मतलब इसको इतना समय लग रहा है तो इसको इतना समय लग रहा है। पहुँचे हैं समान समय पर, तो यहाँ पर यह मतलब कैसे कवर हो पाया। जैसे हमारी चाल ज़्यादा है, आपकी कम है, और हम लोग एक ही यात्रा करें, हमारा आराम से, ठीक है यार, जाके वहाँ बैठ गए, अरे आओ तुम ऐसे बोलते नहीं। ठीक है, जब वो आ गए फिर भगे हम, फिर खूब दूर तक चले गए। वही स्थिति ट्रेन की ज़्यादा है। ट्रेन ने लगभग 18 मिनट का समय गंवाया है, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा।
3 का मान आप देख लो 18 है, 1 बराबर क्या होगा 6। अगर 1 बराबर 6 है तो सोचो कार को कितना समय लग रहा है 7, बराबर कितना हो गया 42 है। और सोचो अगर कार को लग रहा है यहाँ पर 42, तो यहाँ पर हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा कार की गति बता दो। कार की स्पीड हम लोगों से डिफाइन करने के लिए बोला है। आराम से आप बता सकते हैं, जैसे क्या कर दें, देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया 7 बराबर 42, अर्थात इसका कुल समय कितना है 42। दूरी कितनी थी बताओ, उस स्थान से उस स्थान तक दूरी थी 70। 70 को 42 से भाग कर दो, क्योंकि यह मिनट में है तो घंटे में, क्योंकि ये दूरी किलोमीटर में होगी ना, और यह आपका क्या है मिनट में आया है, भाई ये तो मिनट ही है, दूरी किलोमीटर में है, ठीक है। तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देने से हमको कंफर्म हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 7 दाम में 70 होता है, 7 छंगे 42, 6 से इसको डिवाइड कर दें 10, 10 गुणे 10 मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है यहाँ पर कार की चाल है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पहले ऑप्शन में। अगर पहला ऑप्शन लगाया होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बनकर आया होगा। चलिए, विश्वास है कि आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। आप सभी के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। बढ़िया से मन लगाकर आगे के लिए अपनी योजना बनाइए, अपनी और तैयारियों पर जुटिए, जो भी आपके और प्रयास हैं इसके आगे की भर्ती को लेकर के उसमें आप लगिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मुलाकात अन्य कक्षाओं में, अन्य पार्ट में, अन्य प्रारूप में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज के लिए। और आज से यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।